जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए हम लोग जो है मुर्दैया आत्मकथा जो तुलसी राम जी का लगा है पाठ्यक्रम में। तो पहला जो चैप्टर था इनका भुतई पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसको हमने कर लिया। और दूसरा चैप्टर स्कूली मुर्दैया जीवन के संबंध में था, उसे देखा। अब ये तीसरा चैप्टर है अकाल में अंधविश्वास। जितने भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं साथ में बताते चलेंगे, हाईलाइट करते चलेंगे, उसको आपको ध्यान से सुनना है और रफली अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलना है, सिर्फ कथा नहीं सुनना है। ऐसा हो कि आप चैप्टर वाइज बनाते रहेंगे नोट्स, तो ये लास्ट टाइम आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अकाल में अंधविश्वास जो है, इसका इन्होंने शीर्षक रखा है लेखक ने। अब कहते हैं कि जैसे तैसे अपरंपार भय और दहशत के बीच सन 57 बीता। तो यहाँ पे लेखक ने सन 57 की बात की है कि दहशत में कैसे कैसे बीता। आप इनका देखेंगे कि इन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो एक तरीके से 53 के आसपास लगभग इनका 52-53 में एडमिशन हो जाता है और करें कि 57 किसी तरह बीतता है। 1857 में देखते हैं आप, क्रांति भी होता है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे तैसे बीता, लेकिन गांव वाले कहते थे कि ये संख्या सताने वाली होने के कारण ही 57 कहलाती है। और किंतु सन 58 भी 57 से भिन्न नहीं था। 58 भी भिन्न नहीं था। 9 ग्रहों के मेल से उत्पन्न अनिष्टकारी संभावना तथा मुड़कटवा धोकर सुख हुआ। तो एक तो ये था कि इनके गांव में बहुत सारी ऐसी मान्यताएं थी या अंधविश्वास था जिससे एक डर का माहौल रहता था। अब कह रहे हैं इस समय भी मुड़कटवा धोकर सकवा लकड़ सुंगवा बाबाओं का आतंक जारी था। किसी भी साधु या लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखते ही लोग इधर उधर भागने लगते। सबसे बुरा हाल तो छोटे बच्चों का था। स्कूल जाने वाले बच्चे सबसे ज्यादा डरते थे। मैं उस समय कक्षा 4 में पहुंच गया था। तो उस समय लेखक जो है कक्षा 4 में पहुंच गए थे। बहुत दिनों तक आसपास के गांव के बच्चों के साथ हम झुंड बनाकर स्कूल जाते थे। और हमारा स्कूल मिट्टी की दीवार वाला 4 कमरों का एक खपड़ैल मकान था, जिसके एक कमरे में एक तरफ ढेर सारा चौला तथा गोहरा रखा था और दूसरी तरफ खाना पकाने के लिए मिट्टी का चूल्हा, जिस पर प्राइमरी स्कूल के 5 अध्यापक का रोज दोपहर का खाना पकाया जाता था। अतः 5 कक्षाओं में से सिर्फ 3 कक्षाओं के ही छात्र स्कूल में बैठ सकते थे। वैसे भी खाना पकाने से उठते धुआं के फैल जाने से छात्रों को बहुत परेशानी होती थी, इसलिए अधिकतर कक्षाएं स्कूल के पास स्थित शिव मंदिर के बगल में पोखरे के किनारे पेड़ों के नीचे लगता था। हम सुबह स्कूल पहुंचते ही पोखरे पर दौड़ते हुए जाते, किसी घनी छाया वाले पेड़ के नीचे जगह छेकते ताकि धूप से बचते हुए दिन भर वहां पढ़ सकें। कभी कभी घनी छाया वाले पेड़ के नीचे कब्जा करने की होड़ में अन्य कक्षाओं के छात्रों से मारपीट भी हो जाता था। इसकी शिकायत हेडमास्टर तक पहुंच जाती। तो आप देखेंगे कि आज की तरह स्कूल की व्यवस्था नहीं है। ये अपने गांव की स्थिति में स्कूल का जो पोजीशन वो बता रहे हैं कि जहां हम पढ़ने जाते थे, जिस प्राइमरी स्कूल में जाते थे, वहां के 5 अध्यापक का वहीं पे खाना बनता था। स्कूल मिट्टी की दीवार वाला 4 कमरा होता था, खपड़ैल होता था। और वहीं एक कमरे में कहते ढेर सारा चौला घोरा वो सब भी रखा रहता, वहां मिट्टी का चूल्हा होता, खाना भी बनता। इतना सब होने के बाद सिर्फ 3 कक्षाओं के ही छात्र स्कूल में बैठ सकते थे। इसका मतलब आगे की क्लास इन लोगों का कहाँ पे लगता था? शिव मंदिर के पास जो बगल में पोखरा था, उस पोखरे के किनारे पेड़ थे। पेड़ के नीचे इन्हें पढ़ना पड़ता था, जिसकी वजह से बच्चे जो है पहले से जगह जगह छिका लेते थे ताकि उनको धूप से बचने को मिल जाए। और कभी कभी तो ये होता कि दूसरे क्लास के बच्चे भी वहीं बैठने की जिद करते हैं। और फिर कहते हैं इन सब के चक्कर में शिकायत हेडमास्टर तक पहुंचता। जबकि एक दिन हेडमास्टर परशुराम सिंह ने फैसला दिया कि कोई भी घनी छाया वाला पेड़ किसी एक कक्षा के लिए निर्धारित नहीं रहेगा, बल्कि जिस किसी कक्षा के छात्र वहां पहले पहुंच जाएंगे वही उस पेड़ के नीचे बैठेंगे। हम सिर्फ कक्षा 2 तक स्कूल के अंदर बैठ कर पढ़े थे। तो लेखक बता रहा है कि ऐसा हुआ कि अब तो परशुराम जी ने कहा भाई जो जैसे पहले आएगा घनी छाया और ये सब तो कोई मतलब है नहीं, उसी के अकॉर्डिंग आपको जाके उसके नीचे बैठना है। तो लड़ाई झगड़ा इस आधार पे नहीं होना चाहिए। कह रहे हम तो सिर्फ कक्षा 2 तक स्कूल के अंदर बैठकर पढ़े थे, बाकी 5वीं तक जो है लेखक कह रहा है विभिन्न पेड़ों के नीचे हमारी शिक्षा जारी थी। इन पेड़ों पर गौरैया कौवों की भरमार थी। यही हमारी सहपाठी होते। वर्षों बाद ये समझकर बड़ी संतुष्टि की अनुभूति हुई, पूरा का पूरा भारतीय दर्शन ही तो पेड़ों के नीचे सोचा गया था, जिसमें सर्वोपरि थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने निर्वाण यानी हमेशा के लिए दुखों से जो छुटकारा पाने की विधि पाई थी, वो भी इसी के नीचे बैठकर प्राप्त की थी। अतः ज्ञान की उस महान परंपरा का एक सूक्ष्मतम अणु भी बनकर किसी गर्व नहीं हुआ। इसलिए अब स्कूली इमारत न होने की शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती है।
घोर जाड़े के दिनों में स्कूल के सामने तथा बगल में स्थित बड़े मैदान में खुली धूप में कक्षाएं लगती थी। जब बहुत ज्यादा कहीं जाड़े का दिन होता, धूप था, तो बगल में स्थित बड़ा मैदान था, वहां पे लगता था। मैदान में कक्षा लगने से मुझे एक बड़ा फायदा क्या होता था लेखक को, मैं जो है गणित के प्रश्नों को चिकनी जमीन पर खपड़े से लेकर हल कर लेता था, फिर उसे छोटे छोटे अक्षरों में पटरी या कॉपी पर उतार लेता था। इसका एकमात्र कारण ये था कि मेरे पास कॉपी का हमेशा तो अभाव था, इसलिए जो है रफ के कागज बचाने के लिए जो है मैं एक नया ये इजाद किया था कि जमीन पे लिख लेता, तो उससे मेरा काम जो है बन जाता था। उस समय पुड़िया में स्याही बाजार में बिकती थी, जिसे पानी में घोल कर लिखा जाता। हमें पुड़िया वाली स्याही खरीदना एक बड़ी समस्या लगती। अतः मेरे जैसे लगभग सभी गरीब बच्चे घर में चावल के तवे पर खूब जलाकर कोयले जैसा कर देते थे, फिर उसे सील पर लोढ़े से पीस कर पाउडर बनाकर पानी में घोलकर स्याही बनाते। सोचिए आजकल जो हम लोग पेन लेते हैं उनसे इनके यहाँ पे कितनी समस्या थी। एक पेन की व्यवस्था नहीं थी, और या तो पुड़िया स्याही बाजार से मिलता, या तो एक नया तरकीब बता रहे हैं, चावल को तवे पर खूब जलाकर उसको काला रंग जैसा भी हो दे के फिर उससे स्याही बनाते हैं। इसी से हमारा काम चल जाना था, और गर्मी के दिनों में प्यास लग जाना एक बड़ी समस्या थी। गर्मी में प्यास भी लग जाते थे। अब स्कूल के पास जो है एक ही कुआं, बता रहे हैं कि स्कूल के पास एक कुआं था जिसके चबूतरे तक को हम दलित बच्चे नहीं छू सकते थे। पानी पिलाने की विनती जो है, वो पानी पिलाने की विनती ने मुंशी से करनी पड़ती। वे हमारी कक्षा में पढ़ने वाले परसुपुर गांव के मिसिर बाबू को पानी पिलाने के लिए कहते हैं। तो इनकी ही कक्षा में पढ़ने वाला परसुपुर गांव का मिसिर है, उसको कहते पानी पिलाने के लिए मुंशी। मिसिर बाबू उम्र में काफी बड़े थे, वो लगभग 9 वर्ष की उम्र में पढ़ने आए थे यहाँ, और इसलिए मुंशी जी उनको कुएं से बाल्टी खींच कर पानी पिलाने को कहते थे। वे पानी पिलाते समय खूब खिलवाड़ करते थे, हम अंजलि मुंह से लगाए झुके रहते और वो बहुत ऊपर से चबूतरे पर खड़े खड़े पानी गिराते। वे पानी बहुत कम पिलाते थे, किंतु सिर पर गिराते ज्यादा थे, जिससे हम बुरी तरह भीग जाते थे। इस खेल में मिसिर बाबू को बड़ा मनोरंजन शामिल था। मुंशी जी भीगे कपड़ों को देखकर हमें खूब गाली देते और कहते कि ठीक से पानी क्यों नहीं पीते। उल्टे बाबा शिकायत करते कि बाल्टी की तरफ मुंह कर रहा था इसलिए भीग गया। इस शिकायत पर और भी गाली पड़ती। पानी पीना वास्तव में एक विकट समस्या थी। कभी कभी तो हम चुपके से पोखरे पर चले जाते, जिसका पानी गहन जलकुंभियों से ढका रहता था। हम जलकुंभियों को हटाकर उसका पानी पीते थे। उधर कहते कि साल में 3 दिन, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर के दिन पूरे प्राइमरी पाठशाला के छात्रों को गांधी टोपी पहनकर तथा हाथ में घर से बनाकर लाए हुए कागज के तिरंगे झंडे को लेकर आसपास के गांव में प्रभात फेरी निकलता था। हमें जुलूस में अलग झाड़ियां लेकर जो है झंडिया को लेकर गांधी, नेहरू, सरदार पटेल जिंदाबाद का नारा लगाते हुए चलना पड़ता। साथ में ये भी गाते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। वैसे भी प्राइमरी स्कूल में हमें गांधी टोपी रोज रोज पहन कर आना पड़ता था। इन दिनों खास तौर पर मास्टर साहब लोग भाषण में कहते कि गांधी जी ने जो है अछूत उद्धार के लिए बड़ा लड़ा था तथा उनमें छुआछूत हटाया था। गांधी जी हमें आज़ादी दिलाई अतः हमें उनके कदमों पर चलना चाहिए। ये बातें सुनकर मैं बहुत खुश होता था, किंतु मुझे जब भी गांधी जी याद आते हैं, अबिलम मुंशी जी तथा मिसिर बाबू याद आने लगते हैं। विशेष रूप से एक घटना मुझे नहीं भूलती। कक्षा 4 की घटना है। एक बार मिसिर बाबू पानी पिलाने कुएं पर गए। घिर्री पर डोर चढ़ाकर बाल्टी को कुएं में डाला। मैंने कौतूहल बस कुएं के चबूतरे को एक उंगली से क्षण भर के लिए छू दिया, किंतु मिसिर बाबू बाल्टी को कुएं में डुबाते हुए नीचे से कनकियां पीछे देख रहे थे। मुझे उंगली चबूतरे से लगाते उन्होंने देख लिया। फिर क्या हुआ, मेरे द्वारा इस महापातकी क्रिया से उनका ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया कि उनके हाथ से डोर छूट गई, बाल्टी कुएं के तलाटे में गिर गई। मिसे शोर मचाते हुए मुंशी जी के पास दौड़े, चिल्लाते रहे कि चमड़ा ने कुआं छू लिया। मैं बहुत डर गया था। उस दिन मुंशी जी दिन भर रुक रुक कर गालियां देते रहे। इसके बाद मैं कभी पानी पिलाने के लिए कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। मिसिर एक विचित्र किस्म का व्यक्ति था। उनके पिताजी का बचपन में ही जो है देहांत हो चुका था। उसकी एक बहन और 4 भाई थे। उनके चाचा सिंगापुर में कोई छोटी मोटी नौकरी करते थे, इसलिए सिंगापुर से इन सब के लिए वे अच्छे अच्छे कपड़े भेजते थे। मिसिर अक्सर एक सिंगापुरी चारखाने की जंगिया तथा अदबैया पहनकर स्कूल आते थे। हमारे साथ पढ़ रही 3 लड़कियों में एक हनौता गांव की सतिया नुनियाइन थी। तो अब लेखक ये बता रहे हैं कि वो जो विचित्र आदमी जो था मिसिर, वो मिसिर एक बहन 4 भाई था और बचपन में ही उनके पिता नहीं रह गए थे। उसका चाचा रहता था सिंगापुर में, कोई नौकरी करता था, वहां से वो कपड़े भेजता था। सिंगापुरी चारखाने की जंघिया पहनता, अदबैया पहन के आता
और लेखक बताता कि हमारे साथ पढ़ रही 3 लड़कियों में खाना होता गाँव की सतिया नुनियाइन थी, जो उम्र में उनकी ही तरह बड़ी थी नुनियाइन। एक दिन सतिया के सामने वाली दूसरी कतार में बैठे मिसिर बेकाबू होकर जंगिया के नीचे से अपने एक अंग विशेष बाहर कर दिए। सतिया जोर से चिल्ला उठी, मुंशी जी, देखा ही हमें दिखावत हुआ। इतना सुनते ही मुंशी जी ने उस दिन मिसिर की जबरदस्त पिटाई की। उन्होंने एक अरहर के डंडे से उन्हें बेतहासा मारा। वे हाथ पैर जोड़ते रह गए। उस दिन चौथी कक्षा के सारे बच्चे बुरी तरह डर गए थे। उन दिनों सवर्णों में मृत्यु भोज के अवसर पर ब्राह्मणों को बुलाकर खिलाने का बड़ा प्रचलन था। मिसिर अक्सर मृत्यु भोज के लिए जाया करते थे और वे कक्षा में बड़े ठान से बताते रहते कि जब भी मृत्यु भोज में निमंत्रण मिलता वे 2 दिन पहले से घर में खाना बंद कर देते थे तथा दांत में एक लौंग दबाकर रहते थे। जब कभी निमंत्रण मिले काफी दिन बीत जाते तो प्रायः कहते, कितना दिन हुए गए सर्व कोनो न मरत हो। 5वीं कक्षा में लेखक कह रहे हैं, जाते जाते हर साल दशहरा के अवसर पर मंदिर के पास लगने वाले मेले में खेली जाने वाली रामलीला में मिसिर बाबू को सीता जी की भूमिका के लिए चुना गया था। स्कूल के मास्टर जी लोग ही मंदिर के बाबा हरिहर दास के सहयोग से रामलीला करवाते थे, तो ये मास्टर लोग करवाते थे। सीता जी के बेस में साड़ी पहने मिसिर बाबू एकदम युवती कन्या दिख रहे थे। तमाम दलित लड़कों को रावण की सेना में जो है विभिन्न राक्षसों की भूमिका दे दी गई थी। हम राक्षस बने रामलीला में रोज मरते रहते थे। बाद में रामलीला तथा मेला समाप्त होने के बाद सबसे बुरी हालत सीता जी बनने वाली की होती। पास ही हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में से कई गुंडा किस्म के लड़के वास्तव में उसका अपहरण करके पास के अरहर या गन्ना की खड़ी फसलों में अंतर्धान हो जाते। असली सीता जी तो सिर्फ एक बार अपहरण हुई थी, किंतु ये रामलीला वाली सीता ने एक बार अपहरण होती। बाद में मिसिर को समय समय पर अपहरण होने में बड़ी ख्याति मिली, किंतु किसी जटायु से इसकी शिकायत उन्होंने कभी नहीं की। उन दिनों प्राइमरी स्कूल में पढ़ते समय सिरगुदवा बाबा का बड़ा आतंक था। कई बार स्कूल में अफवाह उड़ गई कि सिरगुदवा बाबा आने वाले हैं। इतना सुनते ही सैकड़ों बच्चे स्कूल से भागकर दूर दूर फैले गन्ने के खेतों में जाकर दिन भर के लिए छिप जाते। शाम होने पर सभी डरते हुए घर जाते। कई बार मैं भी गन्ने के खेतों में छिपा। वास्तव में ये सिरगुदवा बाबा कोई और नहीं बल्कि स्कूलों में सरकार द्वारा भेजे गए चेचक का टीका लगाने वाले कंपाउंडर होते थे, जिन्हें मेरे पिताजी कंपाउंडर बाबू कहते थे। ये टीके जबरन छात्रों को लगाए जाते थे। इन टीकों के लगाने का तरीका बड़ा दुखदाई होता था। बाहों के ऊपरी हिस्से पर त्रिकोण में, मतलब ये टीका 3 बार बाहों के ऊपरी हिस्से में त्रिकोण में 3 बार छेद करते हैं और जिंदगी भर के लिए बड़े बड़े दाग पड़ जाते हैं। जिन्हें ये टीका लगाए जाते हुए कई दिनों तक बुखार से भी पीड़ित रहते हैं। अतः इन टीका लगाने वालों से सभी लोग भयाक्रांत थे। लोग इन टीका लगाने वालों को सिरगुदवा बाबा कहते थे। तो सिरगुदवा बाबा ये थे। आजादी के बाद स्कूली छात्रों के बीच श्रमदान एक आवश्यक क्रिया होती थी और जिसके तहत क्या होता कि हम स्कूल पहुंचते, पूरे स्कूल की सफाई होती है। सभी बच्चे क्या करते हैं, अपने कमीज या कुर्ते से झाड़ू लगाते हैं। मतलब सभी बच्चे अपनी कमीज या कुर्ते से झाड़ू लगाते थे। स्कूल से करीब 1 किलोमीटर दूर एक बावली थी जिसमें चिकनी मिट्टी पाई जाती थी। बावली में दीपावली आने से पहले हर साल वहाँ हम सभी क्या करते थे, जाके गीली मिट्टी अपने कपड़े में बांध कर लाते और स्कूल की पुताई करते। श्रमदान करने से जमींदारों के बच्चे बहुत घबराते थे, किंतु दलित बच्चे इसमें सबसे आगे थे। गैर दलित बच्चों के लिए एक श्रमदान था। स्कूल के 5 अध्यापक को बारी बारी से कुएं से पानी निकाल कर दोपहर के समय नहलाना तथा उनकी धोती कचार कर दोनों तरफ से धोती का एक एक खूंट पकड़कर मैदान में दौड़ते हुए सुखाना। एक धोती को 2 बच्चे पकड़कर तब तक दौड़ते रहते थे जब तक कि वो सूख न जाए। छुआछूत के चलते काम दलित बच्चों से नहीं होता था। दोपहर के समय रोज 1 घंटे का लेजर होता था जिसके दौरान बच्चे अपने घर से लाई गई खाद्य सामग्री को खाते। गरीबी के चलते दलित बच्चे प्राय 2 मुट्ठी दाना लाते थे जिसे वो छिपा छिपा कर खाते थे। मेरी तरह कुछ बच्चे लाटा लाते थे जो जौ के सत्तू में महुए के फूल जिसे गोदा कहते थे को सुखाकर थोड़ा गुड़ डालकर सान लिया जाता था। तो लेखक यहाँ पे बताता है कि इनके यहाँ पे एक व्यवस्था श्रमदान की थी और श्रमदान में ये लोग कह रहे थे कि श्रम में कुर्ते से अपने कमीज से झाड़ू लगाना होता था। और खासकर आज़ादी के बाद की बात बता रहे हैं, जैसे दीपावली की बात कह रहे हैं कि
यहाँ पे दीपावली की बात करें कि बावली था 1 किलोमीटर पे, वहाँ जाते, गीली मिट्टी कपड़े में बाँध के लाते, फिर पुताई वगैरह करते। तो जो गैर दलित बच्चे थे, वो पुताई-वुताई दलित बच्चे तो कर देते, गैर दलित से ये सब काम होता नहीं। तो उनका काम था कि इनके यहाँ पे 5 अध्यापक थे। उन 5 जो स्कूल के 5 अध्यापक थे, उनको बारी-बारी से कुएँ से निकाल कर दोपहर के समय उनको नहलवाना होता, और उनकी धोती को 2-2 बच्चे पकड़ के पूरे दोपहर में वो सुखाते थे। और फिर ये कहते लेखक कि गरीबी के चलते, मतलब बीच में जैसे लंच होता है, ऐसे यहाँ पे कहते हैं कि दोपहर के समय रोज 1 घंटे का लेजर होता था, और जिसमें बच्चे खाद्य सामग्री को लाते, वो खाते थे। जो दलित बच्चे थे वो लाटा लाते थे। लाटा मतलब ये होता था कि सत्तू में महुए के फूल, जिसे गोदा कहते थे, को सुखाकर थोड़ा गुड़ डालकर सान लेते थे, इसे लाटा कहते थे। महुए का फूल जो होता था, वो कठजमुनिया की तरह गोल तथा बड़ी गुड़िया की तरह एकदम सफेद होता था, जो गर्मी के दिनों में सुबह सुबह हजारों की संख्या में पेड़ों के नीचे बिछ जाता था, जिसे दलित बटोर कर घर लाते और धूप में सुखाकर गगरी में रख देते। ये खाने में बड़ा मादक तथा मीठा होता था। महुआ ही एक ऐसा पेड़ होता है जिसका फूल ही फल की तरह होता है। इसी से देसी शराब भी, महुआ से देसी शराब भी बनता है। किंतु लाटा खाना एक तरह से दरिद्रता का प्रतीक था, ये भी है। इसलिए मैं अक्सर लाटा जो लाता था, वो अंगोछे में बांधे स्कूल के पास वाले नाले के किनारे एकांत में चला जाता था, जहाँ अनेक कब्रें थी। वहीं एक खेत की मेड़ पर बैठकर लाटा खाने के बाद नाले का 2-4 घूंट पानी, सोचिए कितनी दयनीय अवस्था थी। मतलब कि एक बच्चा जो है खाने को इस तरह लेके आ रहा है, लाटा छिपा रहा है, और लाटा दरिद्रता की निशानी है। वो एकांत में जाके खा रहा है, कब्र, अनेक कब्रें हैं वहाँ पे, और नाले के 2-4 घूंट पानी पी रहा है। लाटा आदि खाने के बाद लेजर के दौरान प्रायः रोज हम बच्चों के लिए एक खास मनोरंजन का केंद्र था स्कूल। स्कूल से करीब 50 गज की दूरी पर स्थित 2 पक्के कमरों वाली एक वैदिक संस्कृत पाठशाला। इस पाठशाला में 2 पंडित अध्यापक थे तथा करीब 20 बड़े-बड़े छात्र। ये सभी आधी धोती पहने और आधी ओढ़े, बिना किसी अन्य वस्त्र के सिर मुड़ाए, किंतु गाय की पूंछ के बराबर चुरुकी रखे, ललाट पर त्रिपुट टिंग लगाए साक्षात पाणिनि के अग्रज लगते हैं। वे दिन भर विभिन्न संस्कृत के सूत्रों को रटते रहते हैं। इनकी रटंत विद्या में खट चट पटट जैसी शब्दावली बार बार आती। हम प्राइमरी स्कूल के बच्चे उनके इन सूत्रों को तोड़ मरोड़ कर अपना एक नया सूत्र बना लिए थे, जो इस प्रकार था: खट चटट पटट खट चटत पटत अगड़म बगड़म स्वाहा। हम कई बच्चे एक साथ संस्कृत पाठशाला की पिछली दीवार के जंगले के पास जाकर उपरोक्त सूत्रों को जोर जोर से दोहराते, जिसे सुनकर अंदर बैठे पंडित छात्र अपना रटना बंद करके गालियां देते हुए हमें दूर दूर तक दौड़ाकर खदेड़ते, किंतु वे शीघ्र ही थक कर चूर हो जाते, इसलिए वापस आते। हम मुक्त सूत्र को उनको चिढ़ाते थे, बहुत मज़ा आता था। कभी-कभी ये पंडित स्कूल में आकर अध्यापक को शिकायत करते। अध्यापक को डाँटने पर 2-4 दिन तक हम नहीं जाते, किंतु पुनः जाते। इस संदर्भ में एक रोचक बात ये होती कि जब भी हम उस जंगले के पास चढ़ाने वाले सूत को दोहराते, पाठशाला के अंदर बैठे सारे पंडित सबसे पहले चिल्लाते हुए ये बोलते: अशुद्धम वर्तते, अशुद्धम वर्तते, अशुद्धम वर्तते। इसके बाद भी गालियाँ देते हुए मैं खदेड़ती। सभी बच्चे शुरू में अशुद्धम वर्तते का अर्थ नहीं समझते थे, किंतु एक दिन हाई स्कूल के संस्कृत अध्यापक चंद्रशेखर पांडे से कुछ बच्चों ने प्रणाम पंडित जी कहते हुए अशुद्धम वर्तते का अर्थ पूछा। उन्होंने बताया अशुद्धम वर्तते का मतलब गलत है। ये बच्चे सारे बच्चों को लेजर के समय अशुद्धम वर्तते का असली अर्थ बता दिए। इतना जानने के बाद सभी बच्चे पुरानी सूत्र को छोड़कर उसी जंगले के पास खड़े होकर रटन विद्या में व्यस्त पंडितों को चिढ़ाने के लिए अशुद्धम वर्तते की रट लगाने लगे। इस नए सूत्र को सुनकर सारे पंडित को से पीड़ित होकर अंधाधुंध गालियां देते हुए दूर तक खदेड़ने लगे। बच्चों की इस नए अध्याय से पंडित आग बबूला तो अवश्य हो जाते, किंतु उनकी प्रतिक्रिया में संस्कृत की कोई अन्य शब्दावली उनके मुंह से नहीं निकली। धीरे धीरे थक हार कर पंडितों ने बच्चों को खदेड़ना बंद कर दिया, जिसके बदले बच्चे भी उन्हें चिढ़ाना कम कर दिए। सच मानिए तो पंडितों द्वारा क्रोधित होकर गालियां देते हुए खदेड़ने से बच्चों का काफी मनोरंजन होता था, किंतु जब खदेड़ना बंद हो गया तो बच्चे उदास होकर चुप रहने लगे। और संस्कृत पाठशाला के सामने एक छोटा सा पीपल का पेड़ था। जाड़े के दिनों में सारे पंडित उसी पेड़ के इर्द गिर्द बैठकर अपनी पढ़ाई करते थे। लेजर के समय जब प्राइमरी स्कूल वाले कुछ बच्चे उनके सामने से चुपचाप गुजर जाते तो ये पंडित स्वयं बच्चों द्वारा चिढ़ाने वाली पहली शब्दावली अगड़म बगड़म स्वाहा आपस में दोहराते हुए खूब ठहाका लगाते। वास्तव में वह संस्कृत पाठशाला प्राइमरी स्कूल के 4वीं और 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक विचित्र मनोरंजन का केंद्र थी।
पाठशाला में छुट्टियां बहुत रहती थी, किंतु हिंदू पंचांग के अनुसार अनेक व्रत वाले दिन होते थे। अतः जिस दिन पंडित नहीं आते उस दिन संस्कृत पाठशाला सूनी सूनी लगती और प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे इस सूनेपन से काफी निराश हो जाते, क्योंकि उनकी चिढ़ाने वाली सामग्री का उपयोग नहीं हो पाता था। हम जब तक उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ते रहे तब तक हमारे और संस्कृत पाठशाला के पंडितों के बीच ये रोचक आंख मिचौनी जारी रही। आज भी वे गाय की पूंछ के बराबर चूकीधारी पंडित मुझे बहुत याद आते हैं और मन करता है कि यदि वे पुनः मिल जाए तो मैं अगड़म बगड़म स्वाद हो रहा हूँ, जिसके बदले गालियां सुनते हुए दूर तक खदेड़ा जाऊं। चौथी पांचवी कक्षा में जाते जाते मैं बहुत कुछ सीख चुका था, इसलिए पढ़ाई में बहुत मन लगने लगा था। गणित में मुझे हमेशा 100% अंक मिलते थे। इन दोनों कक्षाओं में शाम के समय अंतिम घंटा मेंटल का होता था। इनके यहाँ पे अंतिम घंटा, जिसके तहत गणित के जुबानी प्रश्न, मेंटल में गणित के जुबानी प्रश्न पूछे जाते थे और सोचने के लिए मुश्किल से 1 मिनट का, सिर्फ 1 मिनट का समय देते। अब जवाब ना दे पाने वाले छात्रों को खड़ा रहना पड़ता। फिर अध्यापक पूरी कक्षा से कहते जो उत्तर देना चाहता वो दे दे। मैं हमेशा उत्तर सबसे पहले बता देता। इसके बाद अध्यापक मुझे आदेश देते कि जिन छात्रों ने उत्तर नहीं दिया है उन्हें मैं एक एक झापड़ या मुक्का मारूं। मैं अक्सर रोज ही इस प्रक्रिया में अनेक छात्रों की पिटाई कर देता, जिसके कारण छात्र, खास करके जो सवर्ण जातियों के बच्चे, मुझसे बहुत घृणा करने लगे थे। ये चीज जब मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती थी तो यहाँ पे भी वो प्रथा थी। वहाँ इवनिंग टाइम में होता था और वहाँ पे जो होता था कि जो क्लास का मॉनिटर होता था, जैसे पहले क्वेश्चन पूछते थे, जब कई बच्चों का आप उत्तर देते तो आपको बना देते थे हेड, और फिर आप बच्चों से पूछते थे और जो नहीं बता पाता था तो उसको मारने का मौका मिलता था। तो मारने के लिए तो फिर सर को बताओ कोई ना कोई सजा मिलती थी, और वो मैंने भी कई बार किया हुआ है। तो बिल्कुल जैसे इनके यहाँ पे होता है कि इस तरीके से, तो उसमें एक ये रहता था ना कि जीके के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ के जाते थे। तो ये चीज़ इनके यहाँ पे भी होता है। पहले बहुत अलग ही प्रथा होता था पढ़ाई वढ़ाई का, बहुत इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इससे क्या होता था कि उसी में बदले वाली भावना कंप्लीट हो जाता था। और जिसका प्रमुख कारण था, कह रहे सवर्ण जातियों के बच्चे मुझे बहुत घृणा करने लगे थे, जिसका प्रमुख कारण था मेरा अछूत होना। ऊपर से एक था कि चेचक वाला चेहरा तथा एक आंख का खराब होना। ऐसे छात्र लेजर के दौरान मुझे इंगित करके बाजार में सामान बेचने वालों की बोली की नकल पर कहते हैं, ले अमरूद एक आना एक आना। यानी एक आना का बिगड़ा हुआ एक आना वो लोग कहते थे, तो इनको चिढ़ाते थे इस तरह। ऐसे सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता, किंतु कुछ बोल नहीं पाता था, जिसकी खास वजह थी मेरे घर का वातावरण, जिसमें मुझे इस तरह की शब्दावली से अक्सर जूझना ही पड़ता। याद हो इनके नग्गर चाचा तो पहले ही कहते थे, किंतु मैंने स्कूल में इसी निपटने का एक उपाय ढूंढ लिया। जो छात्र वैसा कहकर मुझे चिढ़ाते उन्हें मेंटल के दौरान अध्यापक द्वारा झापड़ मारे जाने के लिए कहने पर मैं बहुत जोर से मारता था, जिससे वे तिलमिला कर रह जाते थे, किंतु वे अध्यापकों के डर से कुछ कर नहीं पाते थे। बाद में कई छात्र मेंटल वाला घंटा आने से पहले मुझसे गिड़गिड़ाते हुए कहते, आज जोर से मत मरिया। मेरा ये हथियार बड़ा काम का सिद्ध हुआ। धीरे धीरे सामान बेचने वाली बोली बंद हो गई। इसके बाद लेखक कहते हैं कि जब चौथी कक्षा के बाद मुंशी जी से छुटकारा मिल गया, मुंशी बहुत तंग किए थे इनको, क्योंकि पांचवी कक्षा में जो है उसको हमेशा हेडमास्टर परशुराम सिंह पढ़ाते थे। हेडमास्टर साहब प्रायः सवर्ण छात्रों से कहते, ठीक से सवाल पढ़ी ना आई बात तो यही चमड़े से रोज पिटवाई। ये सुनकर मैं बहुत खुश होता और इससे मुझे गहन अध्ययन की बहुत प्रेरणा मिलती। पढ़ाई के दृष्टिकोण से हेडमास्टर परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। वे हमेशा कक्षा मेरी प्रशंसा करते और जब ज़्यादा खुश होते तो कहते, ये चमड़ा एक दिन हमारे स्कूल की इज्जत बढ़ाई। उन दिनों जो है प्राइमरी स्कूल में डिप्टी साहेब यानी स्कूल इंस्पेक्टर का बहुत खौफ रहता था। 3-4 महीने में एक बार जिला केंद्र से कोई ना कोई डिप्टी साहब अवश्य आते थे और नियमित रूप से वो पता लगाते कि स्कूल में पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये बता रहे हैं। अब क्या होता कि एक बार डिप्टी साहब आने की तारीख निर्धारित कर दिए। तो स्कूल के अध्यापकों के बीच बड़ा हड़कंप था, जिसका प्रमुख कारण था डिप्टी साहब चमार थे। हड़कंप इस सवाल पर सबसे ज्यादा मचा हुआ था कि खाना तो रोज की तरह अध्यापकों के चौके में बन जाएगा, किंतु अपनी थाली में कैसे खिलाएंगे। हेडमास्टर साहब ने मुझसे कहा कि मैं अपने घर से एक लोटा तथा थाली लाऊं, किंतु ये बात किसी को भी ना बताऊं। मैंने वैसा ही किया और उसी में डिप्टी साहब को खाना दिया गया। चमार डिप्टी साहब से सबसे ज्यादा डर इस बात के लिए था कि यदि वे स्कूल से नाराज हो गए तो जिला केंद्र पर शिकायत कर देंगे और सारे अध्यापकों की तनख्वाह रोक दी जाएगी। वैसे जब भी कोई डिप्टी साहब आते हमेशा तीसरी तनख्वाह रोक दी जाएगी। वैसे जब भी मतलब ये जीता तो हमेशा तीसरी से पांचवी कक्षा के बीच किसी कक्षा का चयन करके उसके बच्चों से कुछ सवाल पूछते। मुआयना करने का उनका यही तरीका होता। ऐसे अवसरों पर हेडमास्टर साहब हमेशा मुझसे मुआयना वाली कक्षा में सबसे पीछे बैठा देते। मुझे उनका निर्देश होता था कि डिप्टी साहब जब भी कोई सवाल किसी से पूछे तो तुम तुरंत खड़े होकर उत्तर दे देना।
मैं ऐसा ही करता था। ऐसा करने पर डिप्टी साहब अक्सर चिढ़ कर कहते कि तुमसे तो हमने सवाल पूछा ही नहीं था। इस पर हेडमास्टर साहब हमेशा डिप्टी साहब से कहती, साहब यह एक हरिजन का बेटा है जो हमारे स्कूल का सबसे अच्छा विद्यार्थी है और आदतन हर काम पहले करता है। उनके स्तर पर डिप्टी साहब का पूरा ध्यान हरिजन के इर्द गिर्द चला जाता और वे तुरंत पूछने लगते थे कि और कितने हरिजन यहाँ पढ़ते हैं तथा वे पढ़ने में कैसे हैं आदि आदि। इस तरह मुआयना समाप्त हो जाता। हेडमास्टर साहब की ये रणनीति हमेशा सफल होती, किंतु एक बार वही पुराने वाले डिप्टी साहब दोबारा आ गए। उस समय हेडमास्टर साहब बहुत घबरा गए थे, क्योंकि पहले वाली रणनीति दोहरा नहीं सकते थे। जैसे तैसे मुआवना हुआ और अच्छा ही रहा, किंतु इस बार मेरा उपयोग ना हो पाने से मुझे थोड़ी निराशा जरूर हुई थी। उस जमाने में डिप्टी साहब का स्कूल में काफी भय था। एक बार मैं चौथी कक्षा यानी 1958 में पढ़ रहा था। स्कूल के बाहर एक टूटी दीवारों वाला बिना छत का खंडहर था, जिसमें हमें बैठाकर मुंशी जी पढ़ा रहे थे। इस खंडहर का फर्श समतल था। मुंशी जी आदतन हमेशा हुक्का पीते थे। तो मुंशी जी की आदत क्या थी? हमेशा हुक्का पीने की, तथा बच्चों से वो आग जलवाते और तंबाकू वाले से चिलम भरवाते। उस खंडहर के बगल में कई बीघा खेतों में बड़ी बड़ी अरहर की फसल थी। हुक्का पीते हुए मुंशी जी ने अचानक देखा कि 1 बीघा दूरी पर एक आदमी धोती कुर्ता पहने किंतु सिर पर हैट लगाए स्कूल की तरफ आ रहा है। मुंशी जी ने हैटधारी होने का मतलब ही निकाल लिया कि डिप्टी साहब बिना सूचना दिए स्कूल का मुआयना करने आ रहे हैं, क्योंकि उस समय डिप्टी साहब लोग हमेशा हैट पहन कर आते थे। वास्तव में हैट मतलब कि अफसर होने का सबसे बड़ा प्रतीक था, क्योंकि अभी कुछ ही वर्ष पूर्व हैटधारी अंग्रेज भारत छोड़कर वापस इंग्लैंड गए थे, किंतु अपनी विरासत पढ़े लिखे भारतीयों के लिए बरकरार रखी थी। अतः उस धोती कुर्ते वाले हैटधारी को मुंशी जी ने डिप्टी साहब समझकर डर के मारे आग जलती हुई चिलम समेत हुक्के को अरहर की खड़ी फसलों के बीच फेंक दिया। उस खेत में अरहर की सूखी पत्तियां बड़ी मात्रा में गहनता के साथ थी। कुछ ही पलों में चिलम की आग से सूखी पत्तियां जलने लगी और उसकी लपटें बड़ी तेज से फैलने लगी। कुछ पल तक तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उधर डिप्टी साहब के डर से जोर जोर से बोलकर मुंशी जी किताब पढ़ाने लगे। इसी बीच हैटधारी व्यक्ति स्कूल के पास से गुजरने वाली पगडंडी से होते हुए आगे निकल गया। इसके बाद मुंशी जी ने सारे बच्चों को अपनी अपनी पटरी से आग बुझाने के लिए दौड़ा दिया। जैसे तैसे पटरी से पीट पीट कर ढेर सारे बच्चों ने आग बुझाई। गनीमत ये थी कि अरहर के डंठल अभी कच्चे थे, इसलिए उसमें आग नहीं लगवाई, वरना कई बीघा में फैली फसलें जलकर राख हो जाती। मुंशी जी समेत पूरे स्कूल ने राहत की सांस ली। इस बीच मुंशी जी धड़कते हुए दिल के साथ बोल पड़े, सरवा डिरवाई दियल। बाद में पता चला कि वे स्कूल के पास वाले तड़वा गांव के तेजई सिंह नामक जमींदार थे, जो सिर्फ 5वीं तक पढ़े थे, किंतु हैट लगाकर हमेशा साहबी रोब झाड़ा करते थे। उस दिन मुंशी जी को हेड मास्टर साहब ने बहुत धिक्कारा था। डिप्टी साहब की कड़ी में एक दिन जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था, अचानक असली डिप्टी साहब स्कूल का मुआयना करने आ गए। उस दिन हेड मास्टर परशुराम जो थे, वो 5वीं कक्षा के सारे विद्यार्थियों को अपने गांव जिगर संडी ले गए थे। ये अलग प्रसंग था कि अब उधर से मुआयना करने आ गए और इनके जो हेडमास्टर ने अपने गांव 5वीं कक्षा के सारे विद्यार्थियों को लेके गए, जहां उनसे कई गाड़ी जो है गन्ना छिलवाया था। देखिए क्या क्या काम कराते थे। कारण ये था कि हेडमास्टर साहब इस क्षेत्र के सबसे बड़े जमींदार भी थे और जिनके घर 22 जोड़ी बैलों की खेती थी। जाड़े के दिनों में उनका गन्ना चिरैया कोट थाना जो था स्थित चीनी मिल में बैलगाड़ियों पर लद कर जाता था। अतः एक दिन जल्दी जल्दी गन्ना छिलकर गाड़ियों में लादने के लिए वे छात्रों को अपने गांव ले गए। गनीमत ये थी कि पहली से चौथी ज्योति कक्षा के छात्र और अध्यापक स्कूल में ही थे। उस दिन डिप्टी साहब ने हेडमास्टर साहब के बारे में पूछा तो अन्य अध्यापकों ने बता दिया कि 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लेकर पास वाले गांव में श्रमदान के लिए गए। स्मरण रहे कि आज़ादी के पहले दशक में स्कूलों में श्रमदान का प्रचलन था, जिसके तहत बच्चों को आसपास के गांव में श्रमदान करना पड़ता था। डिप्टी साहब हेडमास्टर तथा छात्रों के आने का इंतजार करने लगे। काफी देर बाद दोपहर के बाद हम लोग स्कूल वापस आ गए। डिप्टी साहब स्कूल के बाहर ही बैठकर हमें आते हुए देख रहे थे। एक विचित्र ही बात है, ये तो श्रमदान के नाम पे थोड़े से बचे हुए थे। पास आने पर अचानक हेडमास्टर साहब से बिना कुछ पूछे कुछ छात्रों से ही पूछ लिया कि वे कौन सा श्रमदान करके आ रहे हैं। छात्रों ने बिना सोचे विचारे सही से बता दिया। गन्ना छिलने की बात सुनकर डिप्टी साहब आग बबूला हो गए और वापस जाने लगे। वो दिन हेडमास्टर साहब बहुत गिड़गिड़ाए थे तथा बड़ी मुश्किल से डिप्टी साहब को मनाकर स्कूल में वापस ले आए थे। बाद में बच्चों के बीच अफवाह उड़ी कि हेडमास्टर साहब ने डिप्टी साहब को 1 महीने की तनख्वाह घूस में देकर मनाया था। इस घटना के बाद कभी दोबारा गन्ना छिलने वाला श्रमदान हुआ नहीं। उधर वापस गांव में देखा जाए तो सन 58-59 लगभग 57 की ही अगर शीत रूप देखी थी। इस अवधि में हमारे पूरे क्षेत्र में भयंकर सूखा यानी 58-59 में भयंकर सूखा पड़ा था। दोनों
वर्ष बहुत कम बारिश हुई थी, चारों तरफ हाहाकार था। उचित सिंचाई के साधनों की निहायत कमी के कारण अधिकतर फसलें सूख गई थी और अतः 57 में 9 ग्रहों के मिलने से होने वाले अनिष्ट की अफवाह का साकार रूप सूखे से उत्पन्न स्थिति में दिखने लगा था। इसलिए अंधविश्वासों का हद से ज्यादा बोलबाला हो गया था। खाद्यान्नों की कमी के कारण लोग भूखमरी के शिकार भी हो रहे थे। अनेक गांव में विशेष रूप से जो दलित परिवार थे, उनके घर में रात में अक्सर फाका करने लगे थे। वो फाका, हमारे घर वालों को भी यही स्थिति थी। हमारी दादी हुक्की पीने की बड़ी शौकीन थी, इनकी दादी, इसलिए एक बोरसी में हमेशा कड़े की आग रखती थी। दलित बस्ती की अनेक औरतें चूल्हा जलाने के लिए प्रायः रोज दादी से आग मार कर ले जाती थी। उस समय अनेक घरों में फाका के कारण चूल्हे नहीं जलते थे, इसलिए दादी से कोई जब आग मांगने नहीं आता तो बड़ी दुखित होकर कहती कि लगता है उसके घर खाना नहीं बना। दादी की सूक्ति में अत्यंत करुणा का भाव छिपा होता था, किंतु जिस दिन स्वयं हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता, उसके बारे में वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती थी। दादी की इस चुप्पी के बारे में जब आज मैं सोचता हूँ तो लगता है कि उसके अंदर कितनी भारी पीड़ा सुलगती रही होगी। उस अकाल के दौरान सबसे सस्ती वस्तु चीनी मिल से निकला हुआ चोटा होता था। अधिकतर दलित बाजार से चोटा लाकर सुबह और दोपहर को उसको रस घोलकर पीते थे तथा उसके साथ मटर की दाल पानी में भिगोकर एक दो मुट्ठी खाते थे। रात के समय यदि उपलब्ध हुआ तो आटे की मोटी लिट्टी बनाकर नमक प्याज से लोग गुजारा करते थे। चोटा लगाकर पीते रहने में विशेष रूप से बच्चों को अक्सर पेचिश की बीमारी हो जाती थी। ऐसा होने पर दादी प्रायः गांव की औरतों को कहती थी कि वे अमरूद या अमलतास की पत्ती पीस कर छानने के बाद उनका रस पेचिश पीड़ितों को पिलाएं। इस रस से पेट हमेशा ठीक हो जाता है। गांव के आसपास के छोटे मोटे जल स्रोतों के मुख्य सूख जाने के कारण दलित बच्चे अक्सर बहुत कम नहा पाते थे, इसलिए खुजली की बीमारी भी होती थी। दादी खुजली ठीक करने के लिए भंगरेया नामक पौधे की पत्तियां पीस कर उस पर छापने के लिए कहती, जिससे खुजली ठीक हो जाती थी। फोड़ी फुंसी के ऊपर वह अकोल के पत्ते पर मदार के दूध को पोत कर चिपका देती थी, जिससे उसका इलाज हो जाता था। इस प्रकार के अनेक नुस्खों से उस अकाल में दादी अनेक लोगों का मुफ्त में इलाज कर देती थी। सबसे मजेदार बात तो ये थी कि दिवाली का त्योहार आने पर मेरी माँ परंपरा के अनुसार अनाज पछोड़ने वाले सूप को एक लकड़ी से भदभद पीटते हुए रात की अंतिम कड़ी में घर के एक एक कोने में जाती और साथ में जोर जोर से अर्धगायन शैली में सूप पीटो दरिद्र खेदों का जाप भी करती रहती। गांव की अन्य महिलाएं भी ऐसा करती थी, किंतु कोई घर से दरिद्रता भगा पाने में कभी सफल नहीं हुआ। इस अकाल में भी खूब सूप पीटे गए, किंतु हर घर के कोने कोने में वही समाई हुई थी। ऐसा लगता था मानो धरती की सतह से पानी कहीं उड़ गया हो, किंतु हर बड़े छोटे भूख की आंखों में तो एक एक समुद्री हिलोरे ले रहा था। गांव के जमींदारों के पास अन्न के भंडार हमेशा होते थे। वे कई मन अनाज अलग से रखते थे, जिसे बेगही कहते थे। तो गांव के पास तो जमींदारों के पास तो होता था पहले से ही, और कहते कि उनके पास तो एक तरीके से देखें तो अलग से ही होता था, बेगही कहते थे। बेगही का मतलब था खेत में बोने के लिए बीज। वे हर साल दलितों को जो है फसल बोने के लिए सवैया पर बगही देते थे। सवैया का मतलब था यदि एक सेर बगही दिया गया तो फसल कटने के बाद सवा सेर अनाज लौटाना पड़ेगा। ये बगही सारे दलित हरवाही के बदले उन्हें जमींदारों द्वारा दिए जाते। वो हरवाही करते, उनका हल चलाते, तो फिर देते थे और छोटे छोटे खेत के टुकड़ों में बोने के लिए वो लाते थे। किंतु उस अकाल में पेट भरने के उद्देश्य से जब उनसे बेगही मांगी जाती तो वो डेढ़िया पर देने को तैयार थे। डेढ़िया का मतलब होता था एक सेर के बदले 1.5 सेर वापस करना पड़ेगा। उस भुखमरी के दौर में वो अमानवीय डेढ़िया की मुनाफाखोरी बड़ी दुखदाई थी। अधिकतर दलित डेढ़िया ना चुका पाने के भय से बहुत कम बेगही उधार लेते। ऐसे बेगही ना चुका पाने पर दिन भर जमींदारों के खेत पर बनी के बदले कई दिनों तक मुफ्त में काम करना पड़ता। बनी का मतलब होता था दिन भर काम के बदले एक सेर अनाज की मजदूरी। उन दिनों किलो या ग्राम का प्रचलन था नहीं, अतः सारी तौल सेर तथा छटांग में होती। एक सेर का बटखरा एक टूटा हुआ पत्थर का टुकड़ा होता था, जो सरकारी शेर से बहुत छोटा होता था। हमारे गांव के ब्राह्मण तो ईंट तोड़कर अपना शेर चलाते थे, जो असली में शेर से लगभग 1/4 कम का होता था। वे बनी इसी ईंट से तौलकर वो भी सबसे खराब अनाज दलितों को देते थे, किंतु बेगही वापस असली शेर से तौलते थे। कितने वो थे, अतः बेगही तथा कम तौली हुई बनी का मिलना भी दूभर हो जाता। डेढ़िया बेगही का चक्रविधि भुगतान और ईंट वाली तौल से चुकाई जाने वाली
बनी आदि को लेकर दलित तथा ब्राह्मणों के बीच अक्सर तनी-तनी हो जाती, तना-तनी रहता। प्रायः हर साल दलित कुछ दिनों के लिए हड़ताल कर देते। हड़ताल के दौरान कभी-कभी लाठी डंडे तक चल जाते। जब भी लाठी डंडे चलने की नौबत आती, गाँव के सारे दलित पंचायत के लिए हमारे घर चौधरी चाचा के यहाँ, उनके चौधरी चाचा होते हैं, उनके यहाँ आते। उसी कुआं के चबूतरे पर पंचायत होती और चौधरी चाचा सबकी राय से कूर बांध देते थे। कूर बांधने का मतलब होता था किसी निर्धारित समय तक स्थान पर जमीन पर कपड़े से एक खूब लंबी रेखा खींच देना। उस रेखा के दोनों तरफ काफी दूर पर दोनों परस्पर विरोधी पक्ष खड़े होते। रेखा के इस पार दलित होते, उस पार ब्राह्मण को चुनौती देते कि यदि हिम्मत हो तो रेखा पार करके दिखावे। यदि ब्राह्मण रेखा पार कर लेते तो तुरंत दलितों से लड़ाई होती। ब्राह्मण हमेशा भाले और बल्लम से लैस रहते, किंतु दलित सिर्फ लाठियां रखते। ऐसी कूरबद्धी लड़ाइयों में दलित महिलाओं की वीरता देखती बनती। ये सारी महिलाएं मरे हुए बैलों तथा गायों की बड़ी-बड़ी तलवारनुमा पसलियां अपने घर में अवश्य रखती है, हथियार के रूप में। कुछ दलित औरतें गांव के पास वाले गड्ढों में फेंकी हुई बियाना कमाने वाली हड्डियों को उठा लाती। इनके यहाँ विचित्र लड़ाई होती थी। कहते थे कि हमारे जो चौधरी चाचा थे लड़ाई के लिए तो एक कूर बांध देते। कूर मतलब होता था कि एक रेखा खींच देते और दोनों तरफ ब्राह्मण और दलित खड़े हो जाते हैं और ब्राह्मण बल्लम और ये लेके आते और दलित सिर्फ लाठी। और जो दलित महिलाएं थी वो मरे हुए बैल तथा गायों की बड़ी बड़ी तलवारनुमा पसलियां लेके आती अपने घर से। और इतना ही नहीं, कुछ दलित औरतें तो ऐसी थी कि जो गड्ढों में फेंकी गई बियाना बियाना मतलब कमाने वाली हांडी जो होती थी उनको उठा ले आती। और गांव की ब्राह्मणियों को जब बच्चे पैदा होते तो ये दलित महिलाएं उन्हें पैदा करवा कर उनकी नाल खेरी काट कर एक हंडिया में भरकर गड्ढे में फेंक आती थी तथा 12 दिनों तक जच्चा बच्चा दोनों की वे लगातार मालिश आदि करती थी। यहाँ तक इनके मलमूत्र भी वे हंडिया में भरकर फेंकती थी। इन्हीं सारी क्रियाओं को बियाना कमाना कहते हैं। हमारे घर में कहते हैं कि चौधरानी चाची बियाना कमाने में सिद्धहस्त थी तथा गांव के अधिकतर बच्चों को वही पैदा करवाती थी। कूर की लड़ाई के दौरान जब दलित महिलाएं इन हांडियों तथा गाय बैलों की पसलियों को लेकर ब्राह्मणत्व को मारने के लिए दौड़ते तो जान बचाकर भाला बल्लम फेंक कर बड़ी तेजी से पीछे भागने लगते, क्योंकि बियाना की हांडियों और मरे बैलों तथा गायों की पसलियों से छू जाना वे महापाप समझते थे। ये औरतें कुछ हांडियां तथा पसलियों को जोर लगाकर दूर से फेंकती, जिससे ब्राह्मण बहुत भयभीत हो जाते। इस प्रक्रिया में हमेशा दलितों की जीत होती थी। कूर बधी लड़ाइयों की परंपरा दलितों की भी संभवतः महाभारत की कुरुक्षेत्र में संपन्न कौरव पांडव युद्ध से आई थी। इसके बाद कई ब्राह्मण गिड़गिड़ाते हुए पुनः काम शुरू करने के लिए राजी करते तथा कुछ दिनों तक वो असली सेर से तौल कर बनी देते थे, किंतु बाद में फिर वही ईंटों वाला सेर हावी हो जाता। फसल कटाई के दौरान कह रहे हैं कि सेर भर अनाज बनी में देने का प्रचलन नहीं था, बल्कि 20 केड़ा फसल पर 1 केड़ा बनी के रूप में देते थे। केड़ा का मतलब था दोनों बाहों के बीच जितनी फसल अट जाती उसे 1 केड़ा वो मान लेते। अतः फसल काटते समय दलित जो है कह रहे हैं कि दूसरी कक्षा के बाद मेरे घर वालों के लिए ना मेरे गणित की वजह से जो फसल का केड़ा जो गिनना था वो बहुत आसानी रहता था उनके लिए। एक इन्होंने बताया कि अकाल के समय एक ऐसी स्थिति थी कि जैसे सुबह में कुकड़ू मुर्गे करते हैं तो उससे माना जाता है कि दिन की शुरुआत हो गई। ऐसे ही जो जमींदार थे वो जिनके जिनके यहाँ जो हरवाही में होते थे सुबह वो चिल्ला चिल्ला कर उनको बुलाते थे और बाहर लोग वो बुलाए और वो सुन के नहीं बोले कि हाँ मालिक आ रहे हैं ये, तो फिर वो बहुत ज्यादा दलितों को गाली देते थे। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इस संदर्भ में लेखक कहते हैं कि राजस्थान की ग्रामीण दीवारों पर जो है रंगी हुई एक को लोक कला दृश्य पटल पर सामने आती है, जिसके अनुसार कि मुर्गे की बांग पर प्रेमी प्रेमिका को छोड़कर अपने घर चला जाता है और प्रेमिका गुस्से में लाल होकर मुर्गे पर तीर से निशाना साध देती है। इतना ही नहीं, हल जीतते समय अनेक दलित बैलों को खूब गाली देते हैं। ये गालियां बैलों के गोशियां यानी माली की बहन बेटी की ऐसी की तैसी कर देने वाली होती थी। युवा जो हरवाहे थे ऐसी गालियां कुछ ज्यादा ही देते थे, किंतु पुराने लोग शांत रहते थे। मेरे पिताजी बहुत शांत प्रकृति के थे, वो कभी भी ऐसा नहीं करते थे। उनके परोपकारी स्वभाव के प्रति उनकी एक आदत मुझे आज भी प्रेरणा देती रहती है कि जब भी कहीं जाते हैं हमेशा रास्ते में पड़े कंकड़ पत्थर तथा कांटे आदि का उठाकर मतलब रास्ते में तो वो फेंकते थे ताकि उनसे कोई घायल ना होने पाए। उनकी इस करतूत का अनुसरण करते हुए मुझे आज भी बहुत संतुष्टि मिलता है। जहाँ तक उस अकाल में सिंचाई का सवाल है, बहुत मेहनत का काम था। सिंचाई बड़े ही आदिम तरीके से होता था, जैसे दोन चलाना, उड़ीचा चलाना, ढेकुल चलाना, तो ये सारी चीजें थी। इस तरीके से होता था घराने खींचना। इन कामों में कहते हरवाहों का जो है पूरा अधिकार शामिल था।
टीन से बनी लंबी नाली नुमा आकृति जो बीच से थोड़ा टेढ़ी होती उसे दोन कहते। किसी जल स्रोत के किनारे लगभग 10 फीट लंबे 3 बांसों के ऊपरी छोर को त्रिभुज आकार में रस्सी में बांधकर गहुआ बनाकर तीनों कोनों में खड़ा कर देते। उसके ऊपर एक काफी लंबा बांस ढीला करके बांध दिया जाता। बांस का अगला हिस्सा पानी के किनारे रखी दोन से एक 5 फीट लंबी मोटी रस्सी से बंधा रहता था। बांस के पिछले हिस्से में एक बड़ी टोकरी ईंट पत्थर से भर कर बांध दी जाती। इस तरह दोन का संतुलन कायम होता। दो आदमी रस्सी पकड़ दोन को पानी में डुबोकर भरते, फिर उसे उस तरफ ठेलते। इस प्रक्रिया में बांस के पीछे बंधी ईंट पत्थरों वाली टोकरी नीचे की तरफ जाती और इस संतुलन द्वारा दोन का पानी जमीन पर बनी नाली में गिरता रहता। इसी ही दोन चलाना कहते थे। अतः दोन का पानी नाली द्वारा दूर दूर स्थित खेतों से सिंचाई के लिए चला जाता। हमारे गांव के ताल में दोन चलती थी। ओडिचा बांस की खपच्चियों से बना छाता नुमा दउरा या टोकरा होता था, जिसकी मेहखड़ पर दो तरफ दो मोटी रस्सी बांध दी जाती। उसे दो आदमी या औरतें पकड़कर संतुलन के साथ पानी के किनारे आमने सामने खड़े होकर ओडिचा को पानी में डुबा डुबाकर जमीन पर पानी नाली पर गिराते। रस्सियों के संतुलन से पानी आसानी से ओडिचा के बाहर हो जाता था। इस तरह नालियों से होकर पानी खेतों में आता और इसी तरह ढेकुल दोन होता था। ढेकुल दोन की तरह ही चलाई जाती थी, किंतु वो हमेशा कुएं से पानी निकालती थी। तो ये सब चलाने के अलग अलग सिंचाई करने की विभिन्न तकनीकें थी। जैसे ढेकुल दोन है तो कह रहे हैं ढेकुल दोन की तरह चलती थी, किंतु वो हमेशा जो है कुएं से पानी निकालती थी। सारा तरीका दोन जैसा ही होता था, किंतु दोन के बदले बटुला की आकृति में बनी लोहे की चादर की ढेकुल बड़ी मोटी डोर से बांस में बनी होनी थी। पुरनादना पुरनादना दो बैलों की जोड़ी द्वारा होता था। जुआठा में बैलों को नाद कर बरहा मोटा रस्सा से बांध देते थे। फिर बरहे के दूसरे हिस्से में चमड़े से बनी एक बड़ी मोटे चरसा को बांध कर कुएं के ऊपर रखी घिर्री से पानी में लटका देते। कुएं के सामने ऊपर से नीचे की तरफ तिरछी बनी पौधा जिसका अगला हिस्सा काफी गहरा होता। ये सब तभी इमेजिन कर पाएंगे जब कभी देखे हो। जैसे मैंने खुद ही नहीं इन सबको देखा है तो मैं भी नहीं इमेजिन कर पा रही हूँ। ऐसे मतलब सिंचाई के अलग अलग तरीके थे, ये कहते थे। और लेखक ये भी कहता है कि इस तरह जब हम देखते हैं कि हाँ मतलब कुएं के सामने ऊपर से नीचे की तरफ तिरछी बनी पौधा जिसका अगला हिस्सा काफी गहरा है, उसमें बैल जो है उनको एक आदमी हाँकते हुए ले जाता था। इस प्रक्रिया द्वारा मोट का पानी ऊपर जाता, जिसे हमेशा एक औरत मजदूर पकड़ कर नाली में गिरा देती। इस औरत के काम को मोट छीनना कहते थे। घर्रा खींचने की सारी प्रक्रिया पूर जैसी ही होती, किंतु पौधर में बैलों के बदले स्वयं आदमी बरहे को पकड़कर मोट को खींचते थे। इस औरत के काम को मोट छीनना, तो ये बता रहे हैं। फिर पुर और घर्रा दोनों में औरत ही मोट छीनती थी। छुट्टी के दिन में भी पिताजी के साथ घर्रा खींचने में सहायता करती थी। मेरी माँ हमेशा मोट छीनती। अपनी माँ को मजदूरी करते देख मुझे बहुत दुख होता था। उस अकाल में सिंचाई के ये आदिम तरीके बहुत श्रम देने वाले होते, जबकि खेतों की सिंचाई अत्यंत अपर्याप्त हो पाती थी, क्योंकि ताल में बहुत कम पानी रह गया था तो कुओं में पानी बहुत नीचे था। वैसे गांव में कुओं की संख्या भी कम थी। हमारे पूरे गांव में सिर्फ कितने कुएं थे, तो लेकर करें पूरे गांव में अगर देखें सिर्फ 6 कुएं थे, जिनमें से सिंचाई के लिए 3 कुओं का उपयोग होता था, क्योंकि शेष 3 कुएं ब्राह्मणों के पानी पीने के लिए होता था तथा जो उन्हें दलित छू नहीं सकते थे। गाँव वाले कुओं को इनार कहते थे। एक तो अकाल, दूसरे छुआछूत के चलते ब्राह्मणों के कुओं का इस्तेमाल न हो पाने के कारण स्वयं उनकी ही फसलों को नुकसान झेलना पड़ता था। विशेष रूप से धान की फसलों की सिंचाई बिल्कुल नहीं हो पाती, क्योंकि इनके खेत गांव के जो है पूरब पूरब मुरदैया के जंगलों के पास होते, जबकि सारे कुएं जो है पश्चिम की तरफ थे, अन्य फसलों वाली सिवानों में थे। अतः धान की सिंचाई असंभव थी। इसलिए अकाल के दौरान धान की सारी फसलें सूख जाती थी तथा उनमें बालियां नहीं लगती। सूखने बाद मुश्किल से उनके तने 7-8 इंच का होकर मुरझा जाते। इन मुरझाए हुए तनों को कूसी कहते थे। फसलें सूखने के कारण पशुओं को खिलाने के लिए चारा ठीक से नहीं मिल पाता था, इसलिए लोग इन पशुओं को कुसी चराने के लिए खेतों में ले जाते थे। मैं भी कुसी चराने जाया करता था। पानी की कमी के कारण धान के खेत, जिन्हें कियारा कहा जाता है, कि जमीन फटकर चारों तरफ विभिन्न प्रकार के दरारों में बदल जाती। कियारों की इन फटी दरारों से अनेक जगहों पर तरह तरह के प्राकृतिक कलाकृतियां बन जाती। सारे खेत रेखा गणित के नमूने लगते। कई दरारों में तो चिड़ियों की चोंच, ऊँट की गर्दन,
के समेत हाथियों की सूंड नजर आती। इस अकाल का ये अनोखा सौंदर्य था जिसमें मानव की भुखमरी और असीम पीड़ा का साम्राज्य था। धान की रोपनी करती हुई दलित मजदूर ने जो धान की रोपनी करती दलित मजदूर ने हमेशा एक लोकगीत की कुछ पंक्तियां दिन भर गाती रहती, जो इस प्रकार थी: अरे रामा परिगे बलुआ रे, चलब हम कैसे हरी। तो ये कहती थी कि मजदूर ने जो है, जब वो धान की रोपनी करती थी तो ये गाती थी, एक लोकगीत था। इसी तरह भी वो मजदूर ने पुर तथा जब धर्रा के दौरान मोट छीनती, कुएं से पानी निकालती, तो इनके यहाँ पे एक लोकगीत था: ऊंचे ऊंचे कुआना के नीची व जगतिया रामा, निहुर के पनिया भरे रे सांवरे गोरिया, पनिया भरत के हिनकर झुमका हरले रामा, रोवत घर में आवेले रे सांवर गोरिया। पनिया भरत के हिनकर टिकवा हिरले रामा और रोवत घरवा ले रे सांवर गोरिया। इस तर्ज पर औरत के सारे आभूषणों के कुएं में गुम हो जाने का वर्णन हो जाता है। इस प्रकार श्रम के अनेक सौंदर्य गीत जो है वो भुखमरी के समय देखने को मिलते हैं, जो किसी आप कह सकते हैं कि कालिदास या जयदेव की बस की बात नहीं थी। ये ऐसी दलित महिलाएं मेले ठेले या राह चलते जब भी अपनी किसी नजदीकी महिला से मिलती, तत्काल वहीं खड़ी होकर परस्पर गले मिलकर देर तक गायन शैली में रोते हुए अपने दुख दर्द को आपस में बांट लेती। ब्याहता युवतियां भाइयों के मिलने पर उनके घुटने पकड़कर इसी शैली में अपना दुखड़ा सुनाती। बड़ा हृदय विदारक सब कुछ था उस समय। और भारत की इस दुखियारे समाज की यह अनोखी कला है। जहाँ तक श्रम गीतों का सवाल है, कियारों में दरारें फटने से पूर्व रोपनी के समय भी गाते थे। विरोधाभास सिर्फ ये था कि फसलों के सूख जाने के कारण उन जमींदारों से कहीं ज्यादा दुख इन दलितों को होता था, क्योंकि उनके बनी के केड़े मिलने अब दुर्लभ हो गए थे। गांव के इर्द गिर्द के अनेक जल स्रोतों के सूखने के साथ ही मुर्दैया के जंगलों में रहने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षियों के संगीत में कलरव अब कर्कशता में बदल गए थे। विशेष रूप से कौओं का कोलाहल बहुत कर्कश लगता था। ये प्यासे कौवे चोंच फैलाए हाँफते हुए घरों के आसपास मंडराते रहते, क्योंकि जंगल में खाद्य सामग्री मिलनी तो दूर, उन्हें पानी भी नहीं मिलता था। मेरी दादी समेत अनेक बूढ़ी महिलाएं मिट्टी के बर्तन में पानी भर कर घर के बाहर रख देती थी, जहाँ अनेक पक्षी चींचे करते हुए आती। छोटी छोटी अनेक चिड़िया पेड़ों से गिर कर मर जाती थी। दलित बच्चे उन्हें भूनकर खा जाते थे। एक बार हमारे घर के पास कहते एक नीम के पेड़ से गिरकर एक भूखा प्यासा कौवा मर गया। अचानक कुछ ही घंटों में वहां न जाने कहां से हजारों कौवे इकट्ठा होकर कांव कांव करने लगे। 2 दिन तक ये कौवे उसी पेड़ पर मंडराते रहते थे, दिन भर चिल्लाते रहते। कौवों का ये अनोखा सुख किसी अन्य जीव में नहीं मिलता। गांव में स्थित पोखरियों जैसे अनेक जल स्रोतों के सूखने से कुछ दिन पूर्व मछलियों को मार लिया जाता था। मछली मारने के संदर्भ में दलितों के बीच एक अनोखी परंपरा थी, जिसका पूर्ण रूप से हमेशा पालन होता। जब भी मछली मारना होता तो दलित बस्ती का एक नौजवान जोर जोर से चिल्लाकर उस पोखरी या बावली का नाम लेकर कहता: चिलिया चिलोर मछली के छोर। ये नार सुनते ही गांव के सारे दलित जाल ताप पैरा आदि उपकरण लेकर मछली मारने दौड़ पड़ते। इस तरह सामूहिक रूप से एक साथ सभी लोग मछली मार लाते। मछली मारते समय एक अनोखा दृश्य होता था। समय समय पर लोग चिलिया चिलोर मछली का चोर वाला नारा लगाते। उस समय चील और कौवे बड़ी संख्या में वहां मंडराते। जब सारी मछली मार ली जाती तब अंत में सभी लोग एक साथ चिलिया चिलोर वाला नारा लगाकर मछली के साथ अपने अपने घर आ जाते। लोगों के वहां से चले जाने के बाद शाम तक उस पोखरी के किनारे चील कौवे बैठे रहते, संभवतः इस आशा में कि कोई ना कोई बची हुई मछली उन्हें मिलेगी। चिलिया चिलोर वाले नारे का उपयोग दलित बच्चे अपने खेल के लिए भी करते थे। बच्चों का दो ग्रुप विपरीत दिशा में दौड़ कर जाता और किसी मेड़ या झाड़ी के पीछे छिपकर चिकनी जमीन पर खपड़े से अंधाधुंध बाएं से दाएं की तरफ समानांतर छोटा छोटा चिन्ह खींचता। करीब 5 मिनट बाद पुनः वही जाता, नारे लगाते। इन दोनों ग्रुप एक दूसरे द्वारा खींचे गए चिन्हों को ढूंढ कर मिलाते। थोड़ी देर बाद वही नारा लगाकर एक दूसरे द्वारा बनाए गए मिटे चिन्ह को गिनते। मान लीजिए एक ग्रुप का 50 चिन्ह बचा तो दूसरे का 100, तो 50 को 100 में से घटाकर शेष पर 10 पर एक के हिसाब से 5 थप्पड़ का दंड लगता है। इसका मतलब हारा हुआ पक्ष 5 थप्पड़ खाता है। यह खेल हमारे बीच अत्यंत लोकप्रिय था। उस अकाल की भुखमरी के दौरान भी हम चिलिया चिलोर का खेल खेलते। अकाल के बावजूद इन दिनों बड़े कड़ाके का जाड़ा पड़ा। जाड़ों में हम स्कूल से आते ही गांव के अन्य बच्चों के साथ घर से नमक लेकर विभिन्न सिवानों में खड़ी
चने की हरी हरी फसलों के बीच उसकी कोट खोट खा लेते। सभी बच्चे इस कच्चे साग से पेट भर लेते। कोई भी अपने चने से साग खोटने से मना नहीं करता था, क्योंकि खोटने से कंचिया ज्यादा निकलती थी, इसलिए पैदावार ज्यादा होता। शाम को दलित औरतें मटर तथा सरसों का साग खोट कर घर लाती। सभी लोग उसे पकाकर रात में खाते, किंतु अकाल की गर्मियों के दिन बहुत कष्टदायी थे। सन 1959 की गर्मियों के शुरू में ही एक बार बड़ी बड़ी टिड्डियों का एक भारी प्रकोप आया था। अभी अभी जौ तथा गेहूं की फसलें पककर तैयार होने ही लगी थी। विभिन्न गांवों में खबर फैल गई थी कि अफ्रीका से टिड्डियां आ रही हैं और वे जहां उतरती पूरे खेत के दानों को साफ कर देती हैं। हमारे गांव में भी हड़कंप हुआ। दलित बस्ती में शीघ्र ही जमींदार आकर सबको टिड्डियां उड़ाने की तैयारी करने के लिए कहने लगा। सभी दलित बच्चे बूढ़े जवान जिसको जो भी बजाने के लिए मिला, जैसे थाली, बाल्टी, लोहे की चद्दर, गगरा गगरी, सब लेके पीटते हुए गए। मैं भी एक थाली पीटते हुए अपने पिता तथा माँ के साथ ब्राह्मण जमींदारों के खेत से टिड्डियां भगाने गया। उक्त वाद्य यंत्रों को पीटते हुए हम सभी जोर जोर से हाहा करते हुए लगातार चिल्लाते ही इन तमाम बेसुरे वाद्यों के स्वर तथा हाहाकार के स्वर से पूरा क्षेत्र गूंज उठता। लाखों लाख टिड्डियों के एक साथ अत्यंत तेज गति से उड़ने की सैंग सैंग करती हुई आवाज बहुत विचित्र सी लगती। जिस खेत में वो उतर जाती या विलंब उनकी सारी फसलें टूट जाती, बालियां गायब हो जाती। उनके चले जाने के बाद सारे सीवानों में हजारों टिड्डियां उड़ते समय एक दूसरे से टकरा कर गिर कर मर गई थी तथा काफी संख्या में वो मरने के लिए छटपटा रही थी। ऐसी टिड्डियों का खेतों में जाल से बिछ गया था। शीघ्र ही इन खेतों में मरी हुई टिड्डियों को खाने के लिए चींटियों की भरमार हो गई थी। बड़ा विचित्र नजारा था। फसलों का बहुत नुकसान हुआ था। ये टिड्डियां काफी बड़ी बड़ी थी, करीब करीब 6 इंच लंबी थी। उनके मरने के बाद सारे खेतों से एक विचित्र सड़ांध आती, जो कई दिनों तक जारी रही। दूसरी तरफ बिना बालियों वाली खड़ी ठूंठी फसलें उनके लोगों को रुलाती रही। टिड्डियां तो अंततोगत्वा ना जाने कहाँ चली गई, किंतु उनके पीछे काफी तबाही छोड़ गई। उन गर्मी के दिनों में हमारी दलित बस्ती में चोटे का रस, मटर की भिगोई दाल तथा महुए का लाटा एक बार फिर हावी हो गया। साथ ही डेढ़िया वाली बेगही भी वापस आ गई। इतना ही नहीं, पेचिश तथा खुजली सब साथ में ही आ गए। दलित औरतें और बच्चे प्राय मुर्दैया के जंगल तथा गांव के ताल से खाने को वनस्पतियों को ढूंढने जाते। जंगल में तो कुछ भी नहीं मिलता, किंतु झाड़ियों में चूहों को मारकर घर लाते। कई बिलों में पानी डालकर इसमें छुपे चूहों को बाहर निकालने पर मजबूर करते। इसके बाद उन्हें मार दिया जाता। कभी कभी इन बिलों से जहरीले सैप सांप भी निकल आते। जंगल में खरगोश तथा शाही भी ढूंढ कर मारे जाते, किंतु इनकी संख्या बहुत कम थी। इधर ताल से सेरुकी नामक पौधे की जड़ उखाड़ ली जाती, जो एक बड़ी प्याज के बराबर चुकंदर जैसी होती। इन्हें पानी में उबाल कर खाया जाता। ताल के किनारे एक कर्मी के पौधे तथा दुधिया नामक बड़ी बड़ी लताएं होती। तो ये भी कर्मी के पौधे, दुधिया, ये लाते जिनके पत्ते पान जैसे होते हैं। कर्मी तथा दुधिया की लताओं का साग जो होता था वो बड़ा स्वादिष्ट था। इन प्राकृतिक स्रोतों से दलितों को बहुत राहत मिलती थी। साथ ही जब ये प्राकृतिक खाद्य सामग्री समाप्त हो जाते तो आषाढ़ का महीना आते आते घरों के पास की जमीनों पर फेंकी गई आम की गुठलियों से पौधे निकलने लगते हैं। दो चार पत्तियों के पनप जाने के बाद बैगनी रंग के ये पौधे मनमोहक लगते हैं। इन्हें अमोला कहा जाता। बच्चे जमीन से गुठली हटाकर अंदर से कच्ची गुठली निकाल लाते। बच्चे इन कच्ची गुठलियों को आग में भूनकर खा जाते थे तथा कई अमोला वाली गुठलियों से पौधे तोड़कर फेंक देते। गुठली के जिस हिस्से से पौधे निकलते थे उस तरफ से उसमें छेद बन जाते। छेद वाले हिस्से को बच्चे पत्थर पर रगड़ कर बांसुरी के मुंह जैसा सपाट बना लेते। मुंह से फूंक कर इन्हें बजाने पर शहनाई जैसी सुरीली आवाज आती। बच्चों का ये वाद्य यंत्र अमोली के रूप में जाना जाता। जब भी बच्चे भुनी हुई गुठलियों को खाते, इसके बाद इन अमोलियों को वे देर तक अवश्य बजाते। दलित बच्चों द्वारा अमोली से निकाले गए सुरीले स्वर में हमेशा गुठली खाने से प्राप्त संतुष्टि की उद्घोषणा समाहित होती। मुझे भी अमोली बजाना बहुत अच्छा लगता था। इस दौरान सबसे बुरी हालत होती थी नाई, धोबी, मुसहर, नट की। क्या होता था इनके यहाँ, हमारे पूरे क्षेत्र में कहते मात्र एक परिवार बगल के तड़वा गांव में एक नाई का था। तो पूरे क्षेत्र में कहते कि नाई का यही था तड़वा गांव में। उसी गांव में कहते कि दो परिवार धोबियों का भी रहता था। उस क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांव वालों के बाल काटने का काम वही नाई करता। धोबी इन सभी गांव के लोगों को कपड़ा धोता। हैरत में डालने वाली परंपरा ये थी कि ये सभी सारा काम मुफ्त में करते थे। मजदूरी के रूप में इन्हें साल भर में रबी तथा खरीफ की फसलों से सिर्फ एक एक कीड़ा हर घर से मिलता था, किंतु उस अकाल में धान के कीड़े इन्हें नहीं मिले क्योंकि सारी फसल सूख गई थी। अतः इन परिवारों की बड़ी दुर्दशा थी। विशेष रूप से धोबियों को प्रतिदिन सैकड़ों कपड़े, वो भी साड़ी धोती जैसे बड़े कपड़े धोते थे। कपड़ा धोने में जाति भेद नहीं था, हर जाति के कपड़े इन्हें धोने पड़ते थे। धोने के काम वे रेह से करते थे। ऊसर की एक विशेष प्रकार की भुरभुरी मिट्टी
जो धरती की सतह पर धूल जैसी बिखरी होती थी, जिसमें चूने की तरह कोई प्राकृतिक रसायन मिला रहता था, उसे रेह कहते थे। मतलब कि काम तो सब करवा लेते थे, लेकिन पैसे के नाम पे या कुछ देने के नाम पे सब बहुत परेशान करते थे इन लोगों को। कहते रेह से कपड़े साफ हो जाते थे। हमारे गांव तो तड़वा गांव के बीच स्थित भरतैया की झील, जिसे हमारे स्कूल वाला नाला निकलता था, वहीं पाटा पर पीट पीट कर कपड़े धोते थे। 1-2.5 फीट लंबे तथा 1.5 फीट चौड़े पत्थर को भरतैया के किनारे थोड़ी सी ऊंचाई पर रखकर धोबी पानी में खड़े होकर उस पत्थर पर पीट पीट कर धोते। इसी पत्थर को धोबियों का पाटा भी कहते थे। वे हमेशा पाटे पर कपड़ों को पीटते हुए विशेष नारी विचित्र शैली में दिन भर गाते रहते। काम करते हुए धोबी पुरुष तथा महिला दोनों ही एक नारे का संगायन करते। वो नारा था शिवराम शिवराम शिवराम, यानी सिया राम का बिगड़ा हुआ। जब भरथैया में कई धोबी तथा धोबिने पाटा पीटते हुए एक साथ गाते थे, तो पास से गुजरने वाले राही अचानक वहां थोड़ी देर तक रुक कर इस अनोखे स्वर को सुनते। इन धोबियों का वार्तालाप शैली तक का लोकगीत बहुत लोकप्रिय था, जिसे धोबी पुरुष बैलों के गले में पहनाई जाने वाली बड़ी बड़ी घंटियों का घुंघरू बनाकर कमर में बांध कर एक अनोखी नृत्य शैली में नाच नाच कर गाते थे, साथ में घंटा तथा लोहे की करताल। तो जब ये गाते थे, मतलब तो एक तो ये था, कह रहे थे कि वहां पे जो झील था, वहां पे पाठ था, पाठ भी ये गाते थे धोबी धोबिन, और उसके साथ ही ये लोग एक काम और करते थे। ये धोबी जो थे, इनके धोबी पुरुष जो थे, वो बैलों के गले में पहनाई जाने वाली बड़ी बड़ी जो घंटी होती थी, उसका घुंघरू बनाकर कमर में बांध लेते। तो एक अनोखी नृत्य शैली में नाच नाच कर गाते, और साथ में घंटा तथा लोहे के करताल वाद भी बजते रहते। ये नृत्य तथा लोकगीत बेहद आकर्षक होते थे। आम भाषा में इसको कहते थे धोबियउआ नाच। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी नृत्य शैली जिसमें घंटियों वाला घुंघरू पैरों के बदले कमर में बंधे रहते। इस नाच के साथ वार्तालाप के रूप में गाए जाने वाले लोकगीत का संदर्भ ये है कि गांव में एक कहावत के अनुसार धोबी की बिटिया के न नैहरे सुख न ससुरे सुख, अर्थात धोबी की बेटी को मायके तथा ससुराल दोनों जगह कपड़े धोने पड़ते हैं। अतः नवविवाहिता धोबिन का अपने पति से झगड़ा होता, सवाल जवाब के रूप में ये लोकगीत शुरू हो जाता, जिसकी कुछ पंक्तियां धोबिन अपने पति से झगड़ा करते और मायके चले जाने की धमकी देती, जिसके बाद दोनों के बीच सवाल जवाब के रूप में ये लोकगीत आया। जो ते धोबिनी जइबी अपने नैहरवा, कि हम धोइबे अइबे अपने ससुरिया है ससुररिया, ये चीज कह रहे हैं। तो मतलब इस तरीके से कि लोकगीत है, लोकगीत में भी एक दर्द छिपा हुआ है। धोबियउआ नाच में जो बता रहे हैं कि वो शादी के बाद भी जारी है, सुखी नहीं है, और इस तरीके से भी नहीं है। कि हम धोबिया जो ते धोबिया आइबे अपने ससुररिया, कि हम धोबिने सुतबे अम्मा जी की गोदिया, कि हम धोबिनी जो ते धोबिनी सुतबी अम्मा जी की गोदिया, कि हम धोबिये सुतबे तोरी गुड़वरिया, कि हम धोबिया जो ये इसी तरह पास वाले कहते पारूपुर नामक गांव में सिर्फ एक परिवार मुशहरों का था। उस परिवार में 1 दर्जन से ज्यादा बेटी बेटियां थे, जिन्हें एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ता। उनकी जीविका का मात्र एक ही साधन था, पलाश के पत्तों से पत्तल बनाकर शादी विवाह के अवसर पर खेप पहुंचाना। वे इन अवसर पर खाने के बाद फेंके गए जूठे पत्तलों से बचे हुए भोजन को झाड़ झाड़ कर कपड़े बिछा कर इकट्ठा करके अपने परिवार को खिलाते थे। मतलब यहाँ पे भी बता रहे हैं कि पेशा इन लोगों का देखें तो एक मुसहर जाती है, पलाश के पत्तों से पत्तल बनाता है, लेकिन उसको खाना बचा कुचा मिलता है। और ये एक अत्यंत अमानवीय परंपरा थी कि कोई उन्हें कभी निमंत्रित करके नहीं खिलाता था, ना कोई समाज सुधारक उनकी इस प्रथा को छुड़ाने के लिए प्रयास करता। उन अकाल के दिनों में बहुत कम विवाह होते थे, क्योंकि खाद्यान्नों की कमी से इन्हें भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता। सिर्फ नृत्य भोज ही संपन्न हो पाते थे। अतः इन मुसहरों की बड़ी दयनीय हालत थी। वे मेढक तथा चूहे खाने के लिए भी जाने जाते थे। तो एक मजबूरी है कि मेढक तथा चूहा, किंतु बरसात ना होने के कारण उस वर्ष मेढकों का कहीं अता पता नहीं था, इसलिए उनकी परेशानी और बढ़ गई। खेत मजदूरी की भी परंपरा उनके बीच नहीं थी। बड़ी कड़ाई के साथ अपने पेशे से बंधे थे। वे अक्सर फाका करते थे, किंतु कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। वे ऐसे ही वे स्वयं हमारे गांव में एक परिवार का बता रहे हैं, जिक्र करते हैं कि इनके ही गांव में लेकर के नट का था। सोफी नामक इस नट के 3 बड़े बेटे, एक बहू तथा 2 जवान होती बेटियां थी। जो सोफी नट था, 3 बड़े बेटे हैं, एक बहू है, 2 जवान बेटी है, उनकी पत्नी भी थी। सोफी जो होता था वो शादी विवाह में ढोल बजाते हुए आल्हा गाकर भीख मांगता था। कभी कभी वो बकरे को काट कर गांव में मांस भी बेचता था।
उस अकाल में विवाहों के बंद हो जाने से उनका आला भी बंद हो गया, उनकी जीविका का कोई साधन था नहीं। ये नट परिवार हमारी दलित बस्ती के पूर्व में मुर्दहिया जो था, मुर्दहिया के प्रवेश क्षेत्र में झोपड़ी बनाकर रहता था। एक तरफ वे मुर्दहिया के मुहाने पर थे, ऐसा लगता था भूत भूतनियों की चौकीदारी वही करते हैं। सोफी की बहू तथा दोनों बेटियां जो थी सौंदर्य के मामले में अपरंपार संपन्न थी, किंतु भूख उन्हें भी लगती थी, पर उसे मिटाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता था। धीरे धीरे मजबूरी में उनका सौंदर्य काम आने लगा। गांव के कुछ अभद्र ब्राह्मण युवक संध्या के समय मुर्दैया को सुहाने पर लगता था कि स्वयं भूतों की चौकीदारी करने लगे। उन नटनियों का सौंदर्य मुर्दैया की उन्हीं कटीली झाड़ियों के पीछे प्रायः गुम होता रहा। यानी उनके साथ जो है एक अलग ही व्यवहार होता था। इसी बीच हमारी दलित बस्ती में एक अनहोनी हो गई। बस्ती के पुराने कुएं से पानी निकालते समय एक औरत उसमें फिसल कर गिर गई। अब पानी में फिसल कर गिर गई। जब तक लोग उसे निकाले वो मर चुकी थी। उसकी लाश को मुर्दैया पर दफना दिया गया। पहले से ही घोर अंधविश्वास तथा भूत भूतनिया के आतंक से पीड़ित हमारी दलित बस्ती में कुएं में गिरकर मरी हुई इस नई चुड़ैल का भय और फैल गया। लोगों ने उस कुएं का पानी पीना बंद कर दिया। संध्या होती उनके पास कोई जाता नहीं। चुड़ैल के भय से लोग इतना आतंकित हो गए थे कि कई लोग दावा करने लगे कि रात में उन्हें कुएं से जोर जोर से पानी के लगने की आवाज आती है। हमारे घर में वो गुस्सैल फिर से आ गए। नग्गर चाचा का छोटा बेटा, अब नग्गर चाचा का छोटा बेटा था कुद्दन। ये कुद्दन है। अब ये कुद्दन भी कम नहीं है, एक अजीब भुतह रोग से पीड़ित हो गया। वो अचानक रात में नींद से जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता कि वो चुड़ैल चामड़े खड़ी है। घर के सभी लोग लाठी लेकर खड़े थे, किसी को कुछ नहीं दिखता। वो फिर भी कहता रहता कि देखिए उधर खड़ी है। उसकी इस मनोरोगी समस्या हमारे परिवार में और आतंक आ गया छा गया था। मजबूरी में ओझा बुलाकर चुड़ैल को भगाने के लिए ओझैती कराएगी। एक ओझा और दूसरे सोखा से ओझैती होने लगी। ये ओझा और सोखा हमारे रिश्तेदार थे। इनका नाम था दौलत तथा किशोर। स्वयं जो नग्गर चाचा थे उनके दोनों बेटों की शादी इसी ओझा की दो सगी बेटियों से हुई थी। सोखा उसी ओझा के छोटे भाई थे। ये दोनों ओझौती से बहुत पैसा कमाते। वास्तव में ओझैती संपूर्ण रूप से एक अंधविश्वासी मनोवैज्ञानिक जालसाजी थी जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं था। हमारे ये दोनों ओझा सोखा ओझैती के बाद चुड़ैल या भूत बैठाने के लिए बनारस स्थित पिचास मोचन नामक पोखरे पर जाते। वहां एक लाल कपड़े में भूत को गठिया कर ले जाते। हमारे घर से वे चुड़ैल तथा भूत को पकड़कर इसी तरह से ले गए थे। वे पहले लौंग तथा जी के अच्छे से काली तथा दुर्गा का नाम विचित्र शैली में बोल बोलकर हिचकी लेते तथा लगता है इस तरह के कर्मकांड के बाद वे धार लेकर हमारे मकान के पीछे लगी केखट केखट यानी केले के पेड़ों की झुका के पास जाते और धार की क्रिया के बाद विशेष जगह की मिट्टी खोदने लगते। थोड़ी देर तक खुदाई की क्रिया करने के बाद उसमें से चांदी का 1 रुपया वाला सिक्का बिस्टूरिया ढूंढ लेते और कहते थे कि भूत मिल गया। वास्तव में बिस्टूरिया की ये भूतई खुदाई एक जालसाजी वाला नाटक था। वे स्वयं पहले से ही उस केरवट के पास विस्टोरिया गाड़ देते थे जिसे बाद में नाटकीय ढंग से ढूंढते। इसके बाद वे इस विस्टोरिया वाले सिक्कों के साथ लौंग जायफल अक्षत ले लेते, लाल कपड़े में बांध कर 50 मोचन दे जाते। इस प्रक्रिया के पहले वे मिट्टी की एक हाड़िया में कड़ा जलाकर उसमें ढेर सारे सूखे लाल मिर्च डाल देते हैं। उसका जहरीला धुआं चुड़ैल या भूत से पीड़ित व्यक्ति को सूंघाते हैं। फिर ओझा उस नाटकीय शैली में ओझैती करते हुए जोर जोर से चुड़ैल या भूत को संबोधित करके पूछता, बोल दोस्त, भागती या भागता नहीं। जाहिर है कि जहरीले धुएं से पीड़ित व्यक्ति स्वयं उससे छुटकारा पाने के लिए चिल्लाने लगता कि हाँ अब मैं भाग रहा हूँ, कभी भी वापस नहीं आऊंगी। ऐसा कबूलने के बाद पीड़ित व्यक्ति स्वयं संतुष्ट हो जाता कि अब चुड़ैल या भूत भाग गया और हमारे घर में इसी ढंग से उस चुड़ैल से छुटकारा मिलता था। तो यहाँ पे लेखक ने ये भी बताया कि भाई बहुत विचित्र तरीके से कि एक कुएं में एक औरत गिरी और उसको लेके ये हुआ कि अब मर गई तो भूत बन गई होगी। भूत बन गई तो इनके कुद्दन उनके लड़के वो अलग ही तरीके से राग अलाप रहे हैं और फिर एक विचित्र तरीके से इनके यहाँ से उसको भगाना पड़ा। बाद में उन ओझा ने पिशाच मौसम में भूत बैठाकर वापस आने के बाद कहा कि देवी दुर्गा को एक बकरे की बलि चढ़वा दो। उधर बस्ती में जब भी कोई बीमार पड़ता है इसकी सारी जिम्मेदारी उसी कुएं वाली चुड़ैल पर आती है। एक अंधविश्वास के चलते कहते थे कि लोग जो है बत्तख नामक पालतू पक्षी को बच्चे मतलब बत्तख नामक पालतू पक्षी को
बच्चे के ऊपर बैठने पर मजबूर करते हैं। इसे मान्यता है, एक चुड़ैल भाग जाएगी। इन बीमार बच्चों को कोई दवा नहीं दी जाती, इस तरह कई बच्चे तो मर ही जाते हैं। फिर हुल्लड़ मच जाता था कि चुड़ैल ने बच्चे खा लिए। बीमार औरतों को चुड़ैल से छुटकारा दिलाने के लिए ओझा लोग बिरई लगाते हैं। उसी कुएं के पास पीड़िता को ले जाते, उसके कान में बरगद की एक कोमल लिपटी हुई पंखुड़ी डालकर। अब देखिए बिरई लगाना क्या था इनके यहाँ। कुएं के पास जिसको लगता कि औरत चूड़े वगैरह रख ली है, तो उसको वही कान के पास मतलब बरगद की एक कोमल लिपटी हुई पंखुड़ी डालकर वही मिर्च के धुएं वाली हाड़ी उसे सुधाकर कबूल करवाती कि वो भाग रही है। धुआं सुंघाते समय ओझा उस पीड़िता का बाल पकड़कर कुएं में गिराने का नाटक करते हुए बार बार पूछता कि चुड़ैल तू भागती है कि नहीं। वास्तव में गिरने से डर करता था। धुएं के आतंक से पीड़िता भयंकर रूप से चिल्लाकर भागने वाली बात बोल देती। इसे ही बिरई लगाना कहते। गजब, मतलब क्या ही बोले। उस समय एक बार मेरी माँ को भी बिरई लगाई गई थी, जिससे मैं बुरी तरह डर गया था। कई ओझा तो पीड़िता को थप्पड़ों से मारते भी। इस प्रक्रिया में भूत भगाने के लिए कुछ लोग मटुआही भी करते थे। मटुआही भी कराते। मटुआही कराने वाला जो होता था वो एक तरह से ओझा ही होता था, किंतु उन्हें मटुआ कहते थे। मटुआही हमेशा मुर्दैया के पास एक पेड़ के नीचे होता था। इसके लिए एक विशेष दिन होता। उस दिन वहां सैकड़ों लोग आते। मटुआई इस प्रक्रिया में सनी मिट्टी का छोटी गेंद के बराबर एक गोला बनाकर जमीन पर रख देते। मटुआ ओझा की शैली में हिचकते गिनगिनाते आगे पीछे दाएं बाएं नाटकीय ढंग से ढक भरते घंटों गाते हुए देवी का गुणगान करते। उसका ये गान बड़ा आकर्षक होता है। इस प्रक्रिया में देवी प्रसन्न होकर उस मटुआ से पूछती कि आखिर उस मिट्टी की गेंद में कौन सी वस्तु छिपा कर रखी है। यदि इस छिपी वस्तु का नाम मटुआ बता देता तो मान लिया जाता भूत अब पकड़ में आ गया है। इसी को मटवाई कहते। मटवाई संपन्न में 5-6 घंटे का समय लगता। वास्तव में मटवाई भी पूर्ण रूपेण एक मनोवैज्ञानिक जालसाजी था। षड्यंत्र के माध्यम से मिट्टी की गेंद में कोई वस्तु छिपाते, जो काम मटुआ का कोई एजेंट करता था। तो छिपी वस्तु के बारे में मटुआ को जानकारी थी। वो तो सिर्फ लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्ट करने घंटों तक करता रहता था, ताकि लोग आश्वस्त हो जाए। हमारे गाँव वाले साल में 1-2 बार मटुआही कर ही लेते थे। इस भूत चुड़ैल भगाने की प्रक्रिया में एक विशेष तांत्रिक क्रिया का भी आयोजन हर साल होता था, जिसे कराहा चढ़ाना कहते थे। कराहा हमेशा जो है गांव के अहीर लोग एक पौहारी बाबा द्वारा चढ़वाते थे। पौहारी बाबा हमारे गांव के एक अहीर ही थे तथा भरथैया झील के पास वाले जंगल में झोपड़ी बना के रखते थे। उनकी पूजा पद्धति या तांत्रिक सिद्धि के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाता, क्योंकि ये सब कुछ गुप्त रूप से अपनी झोपड़ी में करते। ये झोपड़ी के बाहर हमेशा हंडिया में आहारा लेकर खाना पकाते और रखाते। सुबह शाम देसी घी की अगियारी करते तथा किसी को भी रोगी को दवा के नाम पर अगियारी से बनी राख दे देते। इस राख को भभूत कहते। उनकी ये भभूत भूत भूतनी भगाने के लिए भी दी जाती है। गांव के लोगों को विश्वास था कि उनकी भभूत चमत्कारी होती है। इस चमत्कार को सिद्ध करने के लिए वो कराहा चढ़ाते। इसके लिए वो अहिरौटी के अंदर खुले मैदान में गोहरे यानी गोबर का उपला का आहारा लगाते। फिर कुछ भवानी देवी का जाप करते। एक गोहरा को ओझाओं की तरह गिनगिनाते हुए आसमान में फेंकते। गोहरा शीघ्र ही जलता हुआ नीचे गिरता, जिसे वह हाथ उस पकड़कर अहरे में आग लगा देते। गोहरे को आसमान में फेंक कर जलाने वाले तन से वहां उपस्थित सैकड़ों लोग वशीभूत होकर भवानी देवी की जयकार करते। इसके बाद वे जलते हुए बड़े अहरे पर कराहा यानी कड़ाहा रखकर उसमें कई बाल्टी दूध पकाते। शीघ्र ही खोलते हुए दूध से पौहारी बाबा लोटा भर भर कर नहाने लगते। नहाते समय भवानी देवी का नाटकीय मुद्रा में हिचक हिचक कर जाप भी करते। साथ ही अपनी तेल पिलाई लाठी को भी वे उस खौलते दूध से धोते। फिर लाठी को कंधे पर रख कर एक खतरनाक पहलवानी मुद्रा में अहेर के चारों तरफ घूमते। उस समय ऐसा लगता था मानो सारी दुनिया को उसी लाठी से मिटा देंगे। बीच बीच में वे पुनः खौलते दूध से नहाते रहते। अरे बाप रे! घंटे तक चलने वाली इस तांत्रिक क्रिया को दूर दूर से लोग देखने पहुंचते थे तथा चमत्कृत होकर वापस जाते। कराह चढ़ने के बाद पौहारी बाबा का तांत्रिक चमत्कार और भी ज्यादा स्थापित हो जाता था तथा उनके यहाँ भभूत लेने वालों की संख्या बढ़ती। मैंने स्वयं 2 बार लेकर भी पीछे नहीं थे। 2 बार पौहारी बाबा के इस कराहत चमत्कार को देखा था। आज के जमाने में आग जलाने या आग पर चलते हुए बिना जलने का रहस्य विज्ञान द्वारा उजागर हो चुका है। ये किसी भी तरह से चमत्कार नहीं, किंतु उस समय अंधविश्वासी मान्यताओं के चलते मूर्खतावश इसे चमत्कार समझा जाता था। वास्तव में ये सारी क्रियाएं ठगबाजी की परंपराएं थी। एक तो अकाल की महामारी, दूसरे अंधविश्वासों का बोलबाला, दलितों के लिए गरीबी में आटा गीला काम करता। उन्हीं दिनों अकाल की खबर सुनकर हमारे मुनेस्सर चाचा कलकत्ता से 8 सप्ताह की छुट्टी लेकर आ गए। साथ में एक टीन की बाल्टी और छाता भी लाए। बाल्टी में एक भारी भरकम लाल कपड़े में चौकोर बंधी एक गठरी थी, जिसे बाहर निकालकर हाथ पैर धोकर खोला तो उसमें एक मोटी लाल जिल्द वाली 1 फीट लंबी तथा 1 फीट चौड़ी किताब निकली।
साथ में लकड़ी का बना किताब रखकर पढ़ने वाला उपकरण भी, जिसे वो रिहल कहते, लाए। मैंने किताब का चौड़ाना पढ़ा तो उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, पंडित ज्वाला प्रसाद शर्मा द्वारा टीकाकृत रामचरितमानस। उस पर बम्बई का पता भी था। मुनीसर चाचा ने तुरंत मुझसे कहा कि बिना हाथ पैर धोए इसे कभी नहीं छूना था, इसे कभी जमीन पर भी नहीं रखा, हमेशा रिहल पर रखकर लोगों को गा गा कर सुनाना। मुनीसर चाचा अनपढ़ थे और पढ़ नहीं सकते थे। वो कलकत्ता में रहने वाले हिंदी भाषी लोगों को हिंदुस्तानी कहते थे। उन्होंने बताया कि अनेक हिंदुस्तानी अपनी बाड़ी में इस किताब को कपड़े में बांध कर खूंटी पर टांग कर रखते हैं तथा छुट्टी के दिन किसी पढ़ेता में पढ़वा कर सुनते हैं। मुनीसर चाचा ने यह भी बताया कि हमारी जूट मिल में काम करने वाले एक हिंदुस्तानी पंडित ने कहा है कि जिस घर में ये किताब रहती है उस घर में चुड़ैल और भूत कभी नहीं आते, इसलिए हिंदुस्तानी लोग इसे अपने घर में जरूर रखते हैं, और चाहे भले ही वो अनपढ़ क्यों ना। मुनीसर चाचा की ये बात सुनकर न सिर्फ हमारे घर वाले बल्कि दलित बस्ती के अनेक लोग बहुत राहत महसूस करने लगे और उनका ये विश्वास घर आने लगा कि अब यह किताब भूतों को भगाने में मददगार होगा। और कहते हैं इस तरह गर्मी का दिन था। पहले ही दिन मुनीसर चाचा ने मुझसे कहा कि आज ही शाम को कुएं की जगह पर बैठकी होगी, वहीं पढ़कर सुनाना। उन्होंने बस्ती के लोगों को भी कह दिया कि वो शाम को कुएं पर आवें और रामायण सुने। मैंने शाम के समय हाथ पैर धोकर कुएं पर बैठकर रिहल पर रामायण को देखा, साथ ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर इस बात का था कि इसे ठीक से पढ़ पाऊंगा कि नहीं। मुनीसर चाचा निर्देश दिए कि सुंदरकांड खोलो। वे इसे कलकत्ते में किसी से सुन चुके थे, उनको ये बहुत ही पसंदीदा कांड था। मैंने लालटेन की रोशनी में विषय सूची देखकर सुंदरकांड खोला। कुएं की जगह पर करीब 25-30 लोग, सभी ने हाथ जोड़ लिया। शुरू में मंगलाचरण के रूप में कुछ संस्कृत श्लोक देखा, जिन्हें देखकर मैं एकदम घबरा गया और मेरी जबान लाने लगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा संकट था। मैं चौथी कक्षा में पढ़ रहा था। मुझे ये भी पता नहीं था कि संस्कृत क्या होती है। सिर्फ स्कूल के पास वाले संस्कृत पाठशाला के पंडितों को चढ़ाने के अलावा, सूत्रों के अलावा कुछ भी पता नहीं था। तुतलाते हुए मैंने शुरू के 2-3 संस्कृत वाले छंदों को, जो लिखा हुआ था, सिर्फ अर्थ पढ़ा, जिनमें राम तथा अंत में हनुमान जी की वंदना थी। ये सुनते ही मुन्नसर चाचा ने जोर से नारा लगाया, सिया वर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। इस नारे को सारे लोगों ने दोहराया। शुरू में ही ऐसा सुनकर मेरा तुतलाना कम हो गया और विश्वास लगने लगा कि रामायण पढ़ सकता हूँ। बीच बीच में मुन्नसर चाचा कहते थे कि गा गा के सुनाओ। यद्यपि स्कूल के मंदिर पर लगने वाले रामनवमी के मेले के अवसर पर साधुओं द्वारा रामायण गायकी में सुन चुका था, जिसकी एक खास शैली थी, किंतु गाते हुए मुझे बड़ी हिचक होती थी, इसलिए शुरू के दिनों में सिर्फ गद्य रूप में पढ़ता था, किंतु कुछ दिन बाद गाने भी लगा। सुंदरकांड के शुरू में रावण द्वारा अपहरण, सीता को ढूंढना, हनुमान जी के लंका जाने का वर्णन, सर्पों की माता शूरसा नामक चुड़ैल से मुलाकात, छाया पड़ने वाली एक अन्य राक्षसी की हत्या वाला प्रकरण, ये सारी चीजें थी। चुड़ैल के प्रकरण से उनकी रुचि हद से ज्यादा जुड़ी, जिसका मूल कारण था दलित बस्ती में वही आतंक ही था। कुछ और राक्षसों की हत्या, लंका दहन, ये सारी चीजें बड़ा रोमांचित करती थी। सारी चीजें कहते थे कि किंतु रामायण बाजने वाला ये पहला दिन एक ऐसा दिन था जब किसी ने भी गांजा नहीं पिया। पहले दिन का वाचन लंका दहन के बाद समाप्त हो गया। तो वाचन हुआ और लंका दहन हुआ और समाप्त हो गया। लोग अगले दिन पुनः कुएं पर आने का वचन दे गए। उस रात बस्ती में मेरी बड़ी प्रशंसा हुई। शुरू के कुछ महीने तक रोज ही शाम को होने लगा लोग रामायण सुनते, इस विश्वास के साथ कि उन्हें भूत अब तंग नहीं करे। उसी दौर में गांव में कहते एक अलग किस्म की डरावनी घटना और हो गई। हमारे गांव की सबसे ज्यादा धनवान ब्राह्मण जमींदार निरंजन पांडे, इनके बड़े भाई विसर्जन पांडे जटाधारी साधु बनकर बभनौटी से एक फलांग पश्चिम तरफ बरम बाबा के चौरा के पास कुटी बनाकर रहते थे। रूप रंग से वो पौराणिक विश्वामित्र की तरह रहते, उन्हें लोग पंडित जी के नाम से जानते हैं। बरम बाबा के चौरा के पास एक छोटा चबूतरा था, जिसे सत्ती माई का चौरा कहते हैं। बरम बाबा के चौरे पर गांव के लोग सत्यनारायण की कथा का आयोजन करते। वास्तव में बरम बाबा कोई विशेष देवता नहीं थे, किंतु बगल में सत्ती माई के चौरा से पता चलता था कि बरम बाबा गांव के ही बहुत पहले के कोई ब्राह्मण थे, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी उनकी चिता में जलकर सती हो गई थी। इसलिए दोनों का वहां बहुत पुराना चौरा है। बरम बाबा के चौरे पर एक बहुत मोटा और विशाल पीपल का पेड़ था, जिसे देखने से लगता था कि वो पेड़ जो बना है वो 19वीं सदी के पूर्वार्ध का होगा। किंतु गांव में किसी को ये नहीं पता था कि ये दोनों चौरे सती प्रथा के प्रतीक है। ये रहस्य कभी नहीं खुल पाया। सभी ब्राह्मण ये कहते थे कि सदियों पूर्व आंधी में उड़ते हुए एक पीपल का चौरा आकर वहीं पड़ा, जिसे ईश्वर का चमत्कार मानकर लोग पूजने लगे। अतः वो चौरा तथा पीपल बहुत पवित्रता से है। निरंजन पांडे के बड़े भाई का जटाधारी वेश में वहां निवास करने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बरम बाबा और सत्ती माई उन्हीं के पूर्वज रहे होंगे। किंतु इस रहस्य से भी पर्दा कभी नहीं हटा। गांव में चुल्ली नामक दलित अपने 2 बेटों के साथ निरंजन पांडे की हरवाही करते थे। चुल्ली की पत्नी का नाम सोमदिया था। वो भी एक अनोखी महिला मजदूरी थी। सप्ताह के हर दिन
के नाम वाली औरतें जैसे दशो मारिया, मंगरी बुधिया, बेफैया, सुखिया, सनीचरी, अतवरिया, ये सभी हमारी बस्ती में थी। सोमरिया गांव में चुगलखोरी के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी। उसकी एक अनोखी आदत ये थी कि उसके घर से कोई भी छोटी मोटी चीज खो जाती तो वो अपनी झोपड़ी के पास वाले कुएं पर रात में सबके सो जाने के बाद सन्नाटे में खड़ी होकर जोर जोर से बद्दी बद्दी गाली देती और खोए हुए सामान का नाम लेकर बिना किसी को इंगित किए उसे लौटा देने को आंख लगाती। अगर एक गांठ लहसुन या प्याज भी गायब हो गया तो उसके लिए भी उसी शैली में रात के सन्नाटे में वापस करने की मांग करती। उसकी यह शैली इतनी आतंकित करती थी, कई बार गांव के लोग उसे छोटी मोटी सामग्री को अपने घर से ले जाकर उसकी झोपड़ी के पास रख देते ताकि वो रोज रोज कुएं पर सोता पड़ने पर शोर न मचाए। गांव में लगभग सभी का विश्वास था कि सोमरिया को जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती है वो एक जालसाजी के तहत उसे चोरी चले जाने का नाटक करते हुए उस कुएं पर हाका लगाती ताकि लोग उसकी मांग को मुफ्त में पूरा कर दे। उसकी यह रणनीति बड़ी कामयाब थी। एक दिन उसने रात में हाका लगाते हुए एक विचित्र सूचना दी जिसमें उसने बताया कि निरंजन पांडे के घर डाका पड़ने वाला है, इसलिए सभी लोग जागते रहो। ये सुनकर पूरा गांव दहल गया। शीघ्र ही पांडे ने सूचना दी कि डाकुओं की एक चिट्ठी आई है जिसमें डाका डालने का दिन निर्धारित है। उस समय गांव में एक अफवाह फैली थी कि अकाल में डाकू चिट्ठी से सूचना देकर डाका डालते अपना मनोरंजन करने लगे थे। इसी कड़ी में किसी ने निरंजन पांडे को बेरंग चिट्ठी भेज दी, किंतु उनकी धनाढ्यता को देखते हुए सबको विश्वास हो चुका था कि डाका अवश्य पड़ेगा। पांडे के बारे में गांव के लोगों के बीच चर्चा होती थी कि उनके घर में तराजू से तौल तौल कर विक्टोरिया के सिक्के। अतः डाका पड़ने वाले कथित दिन की रात से दलित बस्ती के सारे पुरुष लाठी डंडा लेकर निरंजन पांडे के घर के चारों तरफ 2 दिन तक पहरा देते रहे। संयोगवश डाका नहीं पड़ा किंतु गांव में कई दिन तक दहशत कायम रही। इसी बीच सन 1967 के मध्य में बगनौटी में एक अप्रत्याशित घटना हुई। ननको पाड़े जो ढोलक बहुत अच्छा बजाते थे, एक अकेले व्यक्ति थे। लोग ढोलक बजाने का उन्हें मृदंगी भी कहते थे। उनकी उम्र लगभग वही 40 की थी, किंतु भारी तोंद वाले कुंवारे व्यक्ति। बगल के परसूपुर नामक गांव में एक विधवा युवती अपने मामा के घर आई थी। वो भी ब्राह्मणी थी। हमारे गांव के कुछ युवा ब्राह्मणों को एक खुरापात सूझी कि उस विधवा ब्राह्मणी का अपहरण करके मृदंगी से जबरन विवाह करवा दे। इसके लिए करीब 20 ब्राह्मण युवक दिन के 10 बजे ही लाठी भाले लेकर परसुपुर गए और उस औरत को जबरन उठाकर गांव में लाए। जिस समय वे उसे उठाकर गांव में ला रहे थे सारे ब्राह्मण युवक वीरतावश बरम बाबा की जय करते नारे लगाते। मैंने उस जोर जोर से लगाए जाने वाले नारे को सुना था और स्वयं उन्हें उस युवती को जानवर की तरह कंधे से ऊपर टांगे हुए लाते देखा था। उसे मृदंगी के घर में बंद कर दिया। विवाह का मंडप उनके घर के सामने सजाया जाने लगा। उनकी शादी अमिका पाड़े ही कराने वाले थे। दलित बस्ती के लोग एकदम डरे थे। जिस समय मंडप सजाया जा रहा था उस समय वहीं चारपाई पर बैठकर मृदंगी स्वयं अंधाधुन ढोल बजा रहा था। कुछ औरतें गाना गा रही थी। अमिका पाड़े के पत्र के अनुसार विवाह रात के 9 बजे होने थे। गांव के ब्राह्मण विशेष रूप से बहुत उत्साहित थे, इसलिए भी कि अपहरण के समय परसुपुर वाले ने हिम्मत नहीं दिखाई कि वे रोक पाए। अतः उनके बीच विजयी होने का अपार गर्व था। इसी बीच मुहूर्त के कुछ समय पूर्व रात में ही चिरैया कोट थाने से थानेदार समेत कई बंदूकधारी पुलिस एक एक्का पर बैठ कर आए। धमकी क्योंकि युवती के अपहरण की पूरी सूचना उन्हें समय पर मिल चुकी थी। मृदंगी समेत 18 ब्राह्मणों को पुलिस ले गई। उन सभी को दूसरे दिन आजमगढ़ जेल भेज दिया गया। हमारे पूरे गांव में गिरफ्तारी के डर से यहाँ तक कि दलित बस्ती के भी कई लोग भागकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए। अत्यंत दहशत का वातावरण था। कई दिनों के बाद गांव में वातावरण शांत हुआ, वो भी जब सारे ब्राह्मण जमानत पर छूट कर आ गए। स्वयं बस कोई अन्य गिरफ्तारी नहीं हुई। उस गिरफ्तारी की रात सारे ब्राह्मणों को पुलिस डोर में बांध कर पैदल ही करीब 7 किलोमीटर ले गई थी, जबकि थानेदार उस युवती को अपने एक्का पर अकेले बिठाकर रात में थाने गए। हमारी दलित बस्ती में घर घर चर्चा होने लगी। आधी रात को थानेदार साहब उस युवती को रास्ते में पड़ने वाले मुरदैया के जंगल में रोक कर न जाने क्या क्या करते रहे। तरह तरह की अटकलबाजियां थी। 18 ब्राह्मणों पर अपहरण का मुकदमा चला। कुछ ब्राह्मण वकीलों ने हमारे गांव के ब्राह्मणों की वकालत की। कुछ महीने बाद फैसले की तारीख निर्धारित हुई। सारे ब्राह्मण डरे थे उन्हें सजा मिलेगी। अतः ये 18 ब्राह्मण रात के पिछले पैर उठकर आजमगढ़ फैसला सुनने के लिए गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर जहानागंज एक्का पकड़ने के लिए पैदल गए। उनका रास्ता गांव के उस जोगी बाबा की जंगल स्थित झोपड़ी से जाता था, जो किसी भी शब्द को पहले सुनकर उसे कविता बनाकर गाने लगते। ये ब्राह्मण उनकी झोपड़ी आने पर बहुत तड़के ही जोगी बाबा के पैरों पर गिरकर उनका आशीर्वाद लेने लगे, किंतु बिना कुछ बोले ब्राह्मणों को गोड़ यानी पैर पर गिरते पाकर जोगी बाबा ने गाया, जैसन पड़त हुआ गोड़ वैसे
आई हैं बढ़िया मूड, नाही सी सतिया सहवाराम। इस बार सभी ब्राह्मण अचानक कचहरी गए और सबूत के अभाव में छूट कर चले आए। गांव भर में शोर मच गया। जोगी बाबा की कृपा से वो छूट गए। वास्तव में ब्राह्मणों के लिए ये एक बड़ा मोड़ था। मेरी जिंदगी में भी एक नया मोड़ आया। मैंने भी उस अकाल में महुए का लाटा खाते तथा मौली की सुरीली धन बजाते 5वीं कक्षा पास कर लिया था। तो यहाँ तक जो है लेखक की जो है यात्रा 5वीं तक की क्लास की कंप्लीट हो गई थी। बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।